वो लोग बिना बात के पिस जाएंगे, होगा कि नहीं? तो इस तरीके का काम ही क्यों करना जिससे आम लोग भी भड़के, उनको भी दिल में कुछ गलत आए और वो भी निकले बाहर लड़ाई झगड़ा करें। इससे अच्छा वो चीज करो ही मत। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पास तो हो गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेता है, जो कि अभी तक लिया नहीं है, तो क्या होगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये बिल कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ नए शर्तों के साथ आएगा। इस तरह की शर्तें नहीं होंगी। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कनिष्का तुम्हारा रिलीजन है, अगर तुम्हारा मंदिर किसी को मैनेज करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मंदिर में मैं किसी मौलवी को बैठा दूं, मौलाना को, कि वो मैनेज करेंगे, क्या कोई बर्दाश्त करेगा? पसंद ही नहीं करेगा। तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन पसंद कैसे करेगा भाई, ये कैसे बैठ गए, है ना? ऐसी सेम अगर आप वक्फ बिल में, जिसमें अथॉरिटी किसके पास है, मुस्लिम्स के पास है, अगर आप किसी पंडित को बैठा दो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मुस्लिम बर्दाश्त करेंगे? इससे क्या होगा, बिना बात की लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज करनी ही क्यों? क्या फायदा इससे, बताइए, कुछ फायदा है? नहीं है। हाँ, अच्छी चीज है, आप अच्छा चीज करना चाह रहे हो, नजर रखनी है आपको, नजर रखनी, सीसीटीवी लगवा दो, नजर रखनी, रिकॉर्ड्स मंगवा लो क्या काम चल रहा है। तरीके और भी होते हैं ना नजर रखने के। अपना बंदा बैठा के ही नजर रखोगे किसी भी रिलीजन में, तो ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड्स है ही नहीं, ये किसके वर्ड्स है? कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये बंदा कह रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब बनाई गई है जिसमें पहली, बहुत कब बनाएगी, 1950 में, उन्होंने यही सोच के बनाया था कि आने वाले जमाने में कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। जाहिर सी बात है, समझ रहे हो? ये जो लॉ बनाया, आज तो ये लोग जिंदा है नहीं, जिन्होंने लॉ बनाया था सब मर गए, तो इन्होंने क्या सोच के बनाया होगा? इनको ये चीज पता थी कि आने वाले जमाने में ऐसी चीजें होंगी, तो ऐसा कानून बनाओ जो आने वाले जमाने में गलत कानूनों को रोक दे। तो वो ये सारे कानून है जो आपके सामने है। इसी में फ्रीडम और लिबर्टी भी आते हैं, इसी में रिलीजन में। फ्रीडम लिबर्टी में डिफरेंस समझ गए? बहुत सिंपल वर्ड्स में। काफी बच्चे कंफ्यूज है सर, लिबर्टी भी आजादी, फ्रीडम भी आजादी, फर्क क्या है? फर्क है कि लिबर्टी में आप कुछ नई कंडीशन लगाए तो जो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, और फ्रीडम में मतलब लगा सकते हो, लिबर्टी के सेंस में लगा सकते हो, लेकिन फ्रीडम में आप वो शर्त भी नहीं लगा सकते। फ्रीडम में आपको जो आजादी मिली वो आपकी है, जैसे घूमने की आजादी है आपको। कनिष्का महक को मैं रोक दूंगा, नहीं बेटा आज तुम पूरी रात यहीं पर रुकोगे, और कल सुबह भी यहीं पर रहोगे, अब जब तक एग्जाम नहीं होगा यहीं पढ़ते रहोगे, जाना ही नहीं घर पे। तुम लोग जाके फौरन घर पे बताओगे जब भी जाओगे, या केस करोगे मेरे ऊपर कि इनका क्या हक हुआ मुझे रोकने का। लेकिन देखो, जब तक क्लास चल रही नॉर्मली, जैसे शाम 4 बजे तक क्लास चल रही, तुमको मैं तब तक रोकता हूँ तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 बजे के बाद भी अगर मैं बैठा देता हूँ 1 घंटा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर बैठाना शुरू किया तुमको बिना बात का, ठीक है, मैं बंद करके चला गया, तुम लोग बैठे हो, सर ही नहीं है, सर ही नहीं है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बैठे हो, कोई नहीं आ रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे? ये क्या हो गया, फ्रीडम तुम्हारा छीन गया ना, तुमको जाने नहीं देना मैं कहीं पे। तो उस पे लेकिन मैं क्या कहूँ, अरे मैं तो तुम्हें पढ़ने के लिए बंद करके गया था। नहीं, इतना कोई पढ़ने के लिए कोई बंद करके जा सकता है? तो अगेन, इस तरह का कोई जबरदस्ती का रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो वो होगा लिबर्टी, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपको अपने टाइमली रोक रहा हूँ तो वो होगा फ्रीडम। क्लियर हो गया? अब हम अंदर चलते हैं, फ्रीडम में आइए। तो 19 से 22 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल आपको समझ में है। 19 से 22 में फ्रीडम दे रखा है, जिसमें दे रखा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भाई 6 फंडामेंटल राइट्स अंडरलाइन करिएगा, जिसमें पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी है असेंबली, तीसरी है एसोसिएशन, चौथी है मूवमेंट, पांचवी है रेसिडेंस, और छठी है प्रोफेशन। अभी मैं इसको समझाता हूँ। ये लिंक प्लीज रीशेयर कर दो जो तुमने फिर से क्लास लगी, कर दो, एक बार और कर दो। ओके, अब देखिए, तो बेटा स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। आपको बोलने की आजादी है, स्पीच मतलब बोलने की आजादी। क्या क्या आजादी है, मतलब फ्रीडम आपको किस किस चीज की? तो कानून में बता दिएगा, बड़ी चीजें, मेन चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती। क्या बताया? बोलने की आजादी। अब अगर आप बोल रहे हो तो यानी कि आप अपनी कोई भी बात बोल सकते हो ना, ठीक है। एक्सप्रेशन, उसी चीज को आप इशारों में भी बता सकते हो, ठीक है, कोई भी। लेकिन अब क्या है इसमें, रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर मैं रिस्ट्रिक्शन की बात करूं, यानी जो फ्रीडम में जो गवर्नमेंट पहले से रिस्ट्रिक्शन बताती है, वो क्या है? आप बोल सकते हो लेकिन गलत नहीं बोलो। बोलो कुछ भी पर गलत मत बोलो। गलत में क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ मत कुछ बोलो, गाली गलौज मत करो, इस तरह की चीजें मत करो। ये हो गया आपका स्पीच में रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके रिस्ट्रिक्शंस अलग से भी मैं लिखवा सकता हूँ। अगेन, आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं कि मैं अलग से रिस्ट्रिक्शन पढ़ाता रहूँ, 2 4 मैं पढ़ा दूंगा नीचे, पर हर रिस्ट्रिक्शन पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं समझा रहा हूँ, वो समझो, एग्जाम में समझा हुआ ज्यादा काम आएगा लिखे हुए से, ठीक है। अब आओ एक्सप्रेशन। आप इशारे कर सकते हो, इशारे जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अब इसका क्या कोई गलत मतलब है ऐसे कर रहा हूँ मैं? नहीं ना। लेकिन अगर मैं कुछ गलत इशारा कर दूं जिसका सच में कोई गलत मतलब होता है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते, उसकी आजादी आपको नहीं है। बहुत सारे इशारे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। आपने गलत पर्पज से नहीं किया, लेकिन अगर इशारा ही गलत है, लोग जानते हो गलत इशारा है, आपने गलत इशारा किया नहीं है, लेकिन उसका मतलब गलत निकल रहा है, तो आप गए थे, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है।
किसके खिलाफ एक्सप्रेशन नहीं दे सकते? पहली बात तो गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा याद रखो। दूसरी बात, किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी आप गलत एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। ठीक है, कोई लड़की उसको मैं कोई गलत इशारे कर दूं तो ऑब्वियसली बात है वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सेम गोज विद द बॉय। बॉय के साथ भी कोई लड़की अगर गलत इशारे कर दे तो वो लड़का भी केस कर सकता है, उसके पास कानून है। ठीक है, अब असेंबली, भाई अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हैं, तो क्या है, आपको आजादी किस चीज की है? कुछ ग्रुप बनाने की। ग्रुप समझ, असेंबली मतलब हो गया कि आप पीसफुली 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 जानते हैं, खामोशी से, जैसे कैंडल मार्च निकाल दिया। एक होता है ना, एक तो पूरा ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो वाला नहीं। कौन सा वाला? जिसमें आप कैंडल लेकर के जा रहे हैं, या जिसमें आप क्या है, हाथ में माला लेकर के जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसा प्रोटेस्ट? भाई मुझे ये पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनके खिलाफ क्या किया कि मुझे इनके खिलाफ विद्रोह करना है, दुश्मनी दिखानी है। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ग्रुप बनाया मैंने। ठीक है, उस ग्रुप में क्या है, इनके खिलाफ मैंने इनका पुतला लिया, पुतले में इनके माला डाली, माला डाल के या फिर गुलाब दे के इनको मैंने क्या बोला कि भाई देश छोड़ कर चले जाओ, हमें माफ करो। प्यार से इनको मैंने क्या किया कि भैया चले जाओ। इस तरह का अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो भी अलाउड है, वो हमारा फ्रीडम है। ठीक है, वो हमारा फ्रीडम है। उसके बाद आइए एसोसिएशन। अब यही जो ग्रुप मैंने बनाया था बेटा, असेंबली में क्या बनाया था मैंने, ग्रुप, लोगों को जोड़ा था और मैंने कुछ, जैसे अलीगढ़ में सिर्फ मैंने ये किया। अगर मैं पूरे इंडिया में जाकर के, अगर मैं पूरे इंडिया में जाकर के यही एक टाइम पे, यानी दोपहर के मान लो कि 12 बजे, मैंने प्लान बनाया कि पूरे इंडिया में एक साथ क्या होगा, यही चीज होगी जो इनके खिलाफ नारेबाजी होगी। हर शहर से लोग निकलेंगे और इनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन। इसकी भी हमको आजादी है, लेकिन शर्त क्या है, वो चीज पीसफुल होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पीसफुल, इसमें एक और क्या कंडीशन है, आप जो भी चीज ये करोगे उसमें आप पुलिस को बता के करोगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ बेटा मैं, है ना? तो क्या, पुलिस को पता होना चाहिए आप कहाँ पे धरना लगा रहे हो, कहाँ पे एजिटेशन कर रहे हो, या कहाँ पे विद्रोह कर रहे हो, वो कौन कौन से एरिया जहां से आप गुजरोगे, वहां पे पहले से पुलिस प्रोटेक्शन लगी रहेगी आपको। पुलिस, अगर पुलिस को पता नहीं है और आप किसी दूसरी जगह घुस जाते हो जहां पुलिस को आपने इन्फॉर्म, मतलब इन्फॉर्म किया, और किसी और गली में चले गए जहां पे इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं थी, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। यानी फ्रीडम आपके पास था, पर आपने जो नहीं बताया उसका फ्रीडम नहीं था, जितना बताया उसका फ्रीडम था। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, इंडिया के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो। अब इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है बेटा। देखो, आप कनिष्का यहाँ ही, किसी ने रोका, घर जाओगे, कोई रोकेगा बीच में? कोई पुलिस वाला रोक सकता है? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो, नहीं जाओगे, ऐसा कोई बोल सकता है? तुमको कोई रोक सकता है यहाँ से? हीरोइन कोचिंग वाले रोक सकते हैं तुमको कि तुम एनएलसीसी क्लासेस क्यों जा रहे हो? हैं, या पाठशाला क्लासेस रोक सकती है? नहीं ना। कहने का मतलब मेरा क्या है कि कोई भी किसी के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आजादी आपकी, इसी को हम फ्रीडम बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर बांग्लादेश जा रहे हो, वहां पे रोकेंगे ना आपको, भाई कहाँ जा रहे हो? मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ। क्यों जाना है? बस ऐसे थोड़ी होता है, बांग्लादेश दूसरी कंट्री, आप नहीं जा सकते। मैं यूएस जा रहा हूँ बिना पासपोर्ट के, भाई मैं यूएस जा सकता हूँ, लोग जाते हैं, अरे भाई तो वो पासपोर्ट लगा के जाते हैं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होता ना, वो पुलिस पकड़ेगी, मारेगी अलग, है ना, धोएगी अलग, डंडा लेकर के खूब मारेगी, तड़ा तड़, है ना। तो वो चीज नहीं करनी, समझिए बेटा। मैं, और क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है मूवमेंट पे? इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, लेकिन इंडिया के बाहर आप नहीं जा सकते। ये है मूवमेंट की आजादी। आपको आजादी है, पर इंडिया के अंदर से, इंडिया के बाहर नहीं। वो दूसरी कंट्री में आपको उनकी कंडीशन के हिसाब से जाना पड़ेगा ना। अब रही बात कि इंडिया में भी क्या कोई कंडीशन लगती है? सर हाँ, टोल नाके देखे हैं आपने? इंडिया के अंदर ही आप जाते हो तो आपको टोल पे करना होता है, वरना आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने देगा वो। ठीक, अनलेस आप पैदल हो, पैदल तो क्रॉस कर जाओगे, है ना। कुछ बाइकों पे भी एग्जामेशन होता है, कुछ वीआईपी गाड़ियों पे भी एग्जामेशन होता है, लेकिन आम आदमी क्या है, नॉर्मली टोल नाका क्रॉस नहीं कर सकता है, जो स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो वो क्या, वो भी रिस्ट्रिक्शन है आपके मूवमेंट पे, लेकिन क्या आप पैसे देके आगे निकल जाओगे। इंडिया के अंदर आप घूम रहे हो, लेकिन टोल नाके का पेमेंट करके, है ना, यही चीज होती है। फास्ट टैग लगे होते हैं गाड़ियों में, दो और निकल जाओ, होता है कि नहीं? तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन। अब आइए रेसिडेंस। आपको इंडिया में कहीं भी रहने की आजादी है। रेसिडेंस मतलब ये नहीं होगा सिर्फ आप यहाँ रह रहे हो। ठीक है, रेसिडेंस मतलब हो गया इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हो। अगर मैं बोलूँ बर्थ, तो इसका मतलब हो गया आपका अपना शहर जहाँ आप पैदा हुए। लेकिन अगर मैं बोलूँ रेसिडेंस, मतलब हो गया आप कहीं पर भी जाओ इंडिया के अंदर, आप वहां रह सकते हो, आप भले ही उस जगह पैदा हुए नहीं हुए हो। ठीक है, जैसे मैं ही अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ का हूँ, मेरे फादर यहाँ के, मान लो कि मेरी मदर यहाँ की नहीं है, मेरी मदर दिल्ली की फॉर एग्जाम्पल, तो वो दिल्ली में हुई तो क्या वो दिल्ली ही में रह सकती है सिर्फ? वो यहाँ अलीगढ़ में शादी करके आई तो क्या उनका कोई हक नहीं है ना? तो ये रेसिडेंस हमको पावर दे। रेसिडेंस ये हो गया कि जहाँ पैदा हुए वो नहीं, उसके बाद आप जहाँ पर भी गए, वो जब जॉब के लिए आप कल को जाते हो सुप्रीम कोर्ट, वो आपका रेसिडेंस हो जाए। समझ रहे हो?
है ना। अब ये मेरा जो एड्रेस है जहां मैं रह रहा हूँ फिलहाल, मैं यहाँ पैदा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। रेसिडेंस में कब बोलूंगा, रेसिडेंस में जब बोलूंगा जब मैं दूसरा कहीं मकान लूँ इस शहर के अलावा और वहां पे अपना घर बनाऊं, तो मैं बोलूंगा मेरा रेसिडेंस। तो ये डिफरेंस है एड्रेस रेसिडेंस या बर्थ या रेसिडेंस। अगर कोई पूछता है रेसिडेंस दो, तो जैसे मतलब आप जहाँ रह रहे हो एट प्रेजेंट। अगर आप अभी यहाँ अलीगढ़ में रहो तो आप रेसिडेंस अलीगढ़ ही दोगे, ठीक है, मतलब आपकी बर्थ भी यहीं और रह भी यहीं रहो तो रेसिडेंस आपका क्या होगा, अलीगढ़। आपकी बर्थ यहाँ दिल्ली में रह रहे हो तो रेसिडेंस क्या होगा, दिल्ली। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज में समझिए। कहीं पर भी आप इंडिया में कहीं पर भी जमीन ले सकते हो, लेकिन देखो एक्सेप्ट अब आते हैं ना रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपकी दो जगह। एक तो आप शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज में जमीन नहीं लोगे, क्योंकि वो ट्राइब्स के लिए जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। जैसे आसाम में कुछ जगह है जहाँ पे आप जमीन नहीं ले सकते फॉर एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि वो ट्राइबल लोगों के लिए। ठीक है, ट्राइब्स रहते हैं भाई जंगल के बीच में, जहाँ ट्राइब्स रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप रह के भी क्या करोगे जंगल में जमीन लेकर, खुद सोचो। जहाँ पेड़ पौधे जहाँ पे वो लोग ही यूज करते हैं उसका, और आप ठहरे कंप्यूटर वाले बंदे, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पे मोबाइल के बगैर रह नहीं पाते, अगर मैं वहां जमीन दिला भी दूं आपको, जंगलों में ना टावर आएंगे ना कुछ, करोगे क्या, मोबाइल की फोटो थोड़ी खींचते रहोगे बैठ करके। तो एक कॉमन सेंस की बात भी आप जैसे उन लोग को अगर मैं शहर ले आऊं, ST ST वाले जो पढ़ते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जिन लोग को नहीं पढ़ना है, जो विलेज में हल खेती करके रहना चाहते हैं, उन लोग के लिए वो अगर एरिया फिक्स है तो उनका अपना एक वो है, रिसोर्स है, उनका पैसे कमाने का जरिया है एक एरिया। ठीक है, तो वो लोग वहां सर्वाइव करें। उनमें से उन लोग को उठा के ले जो पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे सिटी में, तो भाई वो पगला जाएंगे बिल्कुल, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हर किसी का एरिया जो जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, पहले क्या था, कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन थी, कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते। अभी 2019 के बाद गवर्नमेंट ने जो कानून लाया उसके बाद कश्मीर में भी आप कोई भी जमीन अब ले सकते, पहले सिर्फ कश्मीरी लोग ही जमीन ले सकते। ठीक है, तो वो टूरिस्ट प्लेस थी पहले भाई, क्योंकि हम ले नहीं सकते तो हम घूमने जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम ले सकते तो हम घर बना के वहां शिफ्ट हो सकते हैं, तो रेसिडेंस हमको रहने की आजादी है। अब आइए प्रोफेशन। अब आप कहीं रह रहे हो तो भूखे तो मरोगे नहीं ना बेटा, कहीं रह रहे हो तो भूखे तो मरोगे नहीं ना। मान लो कि मैंने किसी शहर में घर बना लिया, तो वहाँ खाली घर बनाने से मैं जिंदा रह जाऊंगा, कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसको प्रैक्टिस इंडिया में कहीं भी कर सकता हूँ। मैं वकील हूँ यहाँ पर भी, है ना, मैं वकील हूँ दिल्ली में भी, मैं वकील हूँ कहाँ पे, उत्तराखंड में भी। चलो उत्तराखंड ले जाओ, ठीक है, उत्तराखंड तुम्हारी जगह होगी, और भी जगह है, मैं सब जगह क्या हूँ, वकील ही हूँ। अच्छा, मैं दुबई में वकील नहीं हूँ, मैं दुबई में वकील नहीं हूँ, मेरी डिग्री छीन लेगा दुबई, सोच के बोलो। मैंने क्या बोला, मैं वकील हूँ कि नहीं। अच्छा, एक डॉक्टर दुबई में गया तो क्या वो डॉक्टर नहीं है। वही मैं अब समझा रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन रहेगा, लेकिन अब वहां रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी, वहां मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वहां की डिग्री नहीं है। मैं वकील तो वहां पर भी बेटा, कोई कानूनी सलाह किसी को लेनी होगी तो ले सकता है मुझसे, लेकिन मेरी सलाह वहां मानी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं वहां पर वकील नहीं हूँ। लेकिन इंडिया में मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड हूँ, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड हूँ, मैं अलीगढ़ से रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। ठीक है, अलीगढ़ में सिर्फ मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने AIB क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम। अब ऑल इंडिया बार एग्जाम का फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि मैं इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मुझे उस पर्टिकुलर बार के सदस्य लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया बार सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाई कर रखा है, समझ रहे हो। अब मैं क्या जगह जगह जाके मैं कहीं भी प्रैक्टिस, अब क्या है, अगर मैं क्वालिफाई नहीं किया रहता तो क्या होता, जहां पर भी मैं जाता वहां मुझे वहां का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता केस लड़ने से पहले, समझ रहे हो। अब मैं अगर लखनऊ जाऊंगा तो लखनऊ में जाके मुझे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा उनकी बार में, देन मैं, या फिर अगर मैं रजिस्टर नहीं करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा बेटा, वहां के किसी वकील के साथ मुझे। अभी AIB से क्या है, AIB जो होता है, तो आपसे खैर कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या है, जैसे डॉक्टरों का नहीं होता एसोसिएशन, वैसे ही वकीलों का होता है। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है, तो आपको कहीं अलग अलग जाके किसी वकील के सहारे लेने की जरूरत नहीं, आप खुद जाके उस कोर्ट में प्रैक्टिस करके आ सकते हो। लेकिन क्या मैं दुबई जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ, नहीं। ऑल इंडिया नाम है ना, ऑल इंडिया मतलब इंडिया में कहीं भी, ऑल वर्ल्ड या और इंटरनेशनल का अगर कोई नया एग्जाम आता है तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, लेकिन ऑल इंडिया है सिर्फ, तो इंडिया में नहीं। तो ये मुझे मेरा प्रोफेशन अलाउ करता है मेरे ही इंडिया के अंदर मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ताकि मैं खाना पीना खा सकूँ, पैसे कमा सकूँ, ठीक है, जहां मैं रह रहा हूँ। तो ये हमारे कुछ फ्रीडम्स है। कौन कौन से फ्रीडम्स है बेटा, बहुत शॉर्ट में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, असेंबली, ग्रुप बना लेना, ठीक है, उसके बाद क्या है, एसोसिएशन, ठीक है, सिंपली यानी उस असेंबली को और बड़ा कर देना, ठीक है, उसके बाद मूवमेंट, कहीं भी आना जाना, देन अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहां घर भी खरीदोगे, रेसिडेंस, ठीक है, अब वहां अगर घर खरीदा है तो कुछ कमाओगे भी तो, प्रोफेशन। तो ये 6 फ्रीडम हमारे पास, अब ये काफी है सर, बाकी फ्रीडम नहीं है कि हमारे पास। हाँ बेटा, अगर इसको ही आप देखो तो इसके अंदर ही सब कुछ आ गया, अब आपको और फ्रीडम की क्या जरूरत है। भाई कहीं रह रहे हो तो यानी अब कहीं जाके रह सकते हो, तो यानी आपके पास सारी आजादी ना उस शहर की, किसी शहर में मैं गया तो, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, क्या सर मैं किसी लड़के को छेड़ सकता हूँ, मैं किसी लड़की को छेड़ सकता हूँ, नहीं बेटा, वो आजादी है ही नहीं, लिखा ही नहीं है ना, आने जाने की आजादी है ना।
किसी के साथ बदतमीजी करने की आजादी नहीं है हमको, तो जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है, ठीक है। बदतमीजी करना कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहीं होगा, सही है। अब आ जाओ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 20 क्या बोलता है, 19 कंप्लीट हो गया। 20 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो बेटा 20 और 22 में बस इतना अंडरलाइन कर लो, 20 और 22 में ये दोनों जो है आपके ऑफेंसेस के ऊपर है, ठीक है। ऑफेंसेस और केसेस अंडरलाइन कर लो, ऑफेंसेस एंड केसेस, दो चीजें अंडरलाइन कर लो। इसमें ऑफेंसेस कर लो, इसमें केसेस कर लो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनको कुछ बेनिफिट दिए गए, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको कुछ बेनिफिट दिए गए, समझ रहे हो, यानी क्रिमिनल्स को भी कुछ अधिकार दिए गए, वो भी इंसान होते हैं ना, उनके भी कुछ हक हैं। तो वो क्रिमिनल्स के हक कहाँ दिए गए बेटा, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है, तो वो दिए गए 20 और 22 में। अब 20 में कुछ अलग चीज दी गई है और 22 में कुछ अलग चीज दी गई है। 20 में क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो भी गलत काम किए हैं, ऑफेंसेस किए हैं आपने, उनके खिलाफ, ठीक है, आपको क्या है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी, ठीक है, कन्विक्शन के खिलाफ, ठीक है। कन्विक्शन क्या होता है, देखो दो चीज होती है, कन्विक्ट और एक्यूज्ड। एक्यूज्ड होता है जिसपे इल्जाम लगाओ, ठीक है। कन्विक्ट होता है जिसका एग्जाम साबित हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, कन्विक्ट होता है जिसका एग्जाम साबित हो गया, इल्जाम साबित हो गया, और एक्यूज्ड होता है जिस पर अभी इल्जाम लगा है, साबित नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है, जिसका इल्जाम साबित हो गया उसको, हाँ हाँ, गिल्टी तो राइट्स, कन्विक्शन बड़ा वर्ड है, गिल्टी तो क्या हो गया भाई, आप क्या मानते हो कि आप गलत किए हो, गिल्टी मतलब क्या, आपने गलत किया, कन्विक्शन मतलब गलत साबित हो गया ना आपका, ठीक है। एक्यूज में भी गिल्टी नहीं है, गिल्टी मतलब क्या आपने गलत किया है। बेटा महक, क्या आपने कुछ गलत किया है इन दिनों, नहीं किया, रोजे रखे सारे, नहीं रखे, गलत किया, ठीक है, तो आप क्या हैं, आप एक्यूज्ड हैं। और ये मैंने अभी क्लास के सामने साबित कर दिया कि आपने गलत किया, तो आप कन्विक्टेड हैं, और आप दोनों हाल में गिल्टी हैं, यानी गलत तो आप दोनों हाल में, मैं साबित करूं चाहे नहीं करूं। तो गिल्टी एक ब्रॉडर टर्म हो गई, एक्यूज कन्विक्शन एक अलग चीज होगी, समझ गए, ये मैं समझा रहा था, समझ गए। तो अब क्या हुआ, अब पर्सनल रीजन होते हैं क्यों नहीं रखा उन्होंने, वो एक अलग चीज है, मैं उसमें जा नहीं रहा, मैं समझाने के लिए सिर्फ पूछा, ठीक है। अब आइए, आपने व्रत 9 दिन के रख रही हैं, आप 9 दिन के रख रही हैं व्रत, नहीं ना, पहले या आखिरी दिन के रखेंगे आप सिर्फ, तो आप भी गलत कर रही हैं, ठीक है। चलिए, आपकी नवरात्रि चल रही है, बाकी 7 दिन डिस्काउंट क्यों है, वो भी भगवान के साथ, चलिए उन्हीं लिए रख रहे हो ना आप, तो भाई पूरा रखो, आ जाओ। चलो अगेन, मैं किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मना करता है। अब आइए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है, इसको अंडरलाइन करो, बस एक वर्ड, लाइफ, LIFE, लाइफ। तो 21 क्या बताता है, लाइफ, और दूसरा अंडरलाइन करो पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर्सनल लिबर्टी यानी आपका पर्सनल स्पेस में कोई भी, यानी जैसे महक ने, कनिष्का ने, और यहाँ क्लास में हमारे अब्दुल साहब, 3 लोग मौजूद हैं, तीनों ने अपने एक एरिया बना दिया कि इतने एरिया पे मेरे पास भी मत आना कोई भी, ये एक दायरा है, इसके बाहर ही रहना, इतनी दूर से बात करो, ठीक है। या फिर मेरे दोस्त भी हो ना तो इतनी दूर तक बात करो, इसके आगे मत आना, ठीक है। एक स्पेस आपने बना रखा, उसको हम बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी, ये मेरी पर्सनल है, अगर इसके आगे तुम आए ना तो फिर मैं नहीं देखूंगी, थप्पड़ जड़ दूंगी सीधे मुंह पर, है क्यों, तुम्हारा मुंह महकता है, ठीक है, महक आती, थूक निकलता है तुम्हारे मुंह से, कुछ भी, तुम्हारे दोस्ती से जरा दूर रह के बात करो, ठीक है। तो इसका पर्सनल लिबर्टी, तो आपकी पर्सनल लाइफ यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी पर्सनल स्पेस यानी पर्सनल लिबर्टी में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों नहीं हो। ये आपको आजादी मिली हुई है, किसमें, क्या आजादी मिली हुई है आपको, 21 नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 याद रखना। पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कौन करता है। अब आइए, फंडामेंटल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 21A। ए क्या होता है बेटा, हमेशा जब भी ए दिखे तो अमेंडमेंट होता है, याद रखना, ये मतलब ये चीज बाद में जोड़ी गई थी, है ना, यानी ओरिजिनल में नहीं थी, देखो क्योंकि 21 भी था और 22 भी है, तो इसको यहाँ पे जोड़ा गया बीच में, 21 और 22 के बीच में क्या है, 21A, ठीक है। तो इसका क्या है, एक वर्ड अंडरलाइन करो, एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे बात की जा रही एजुकेशन की, 6 से लेके 14 साल लिख लो, 6 से 14 ईयर्स, 6 से 14 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मतलब होता है बेसिक पढ़ाई, 6 से 14 साल जो एज होती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, देखो फ्रीडम, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन हेडिंग राइट टू फ्रीडम। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का काम है
कि गवर्नमेंट स्कूलों में अगर बच्चे एडमिशन ले रहा है तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई मुफ्त कराई जाए, कोई पैसे नहीं लेंगे। किसमें? लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों। हाँ, आर्टिकल 30 डीपीएसपी है बेटा, 0 से 6 है, 0 से 6 है वहाँ पे, वहाँ आने दो डिफरेंस, जब मैं सब पढ़ा दूंगा तब पढ़ा दूंगा डिफरेंस। फिलहाल क्या है, देखो 38 इन्होंने जिक्र किया, ठीक है, उसमें एजुकेशन की बात की गई है, 38 में की गई है, श्योर हो? चलो देखते हैं, वो डीपीएसपी में जाएंगे तो जहां पर भी ये कह रहा है, भी इनकी बात रख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें एक और एजुकेशन के बारे में दे रखा है, यानी अगले चैप्टर में उसमें क्या दे रखा है, 0 से 6, कौन सी एज, 0 से 6 साल के जो बच्चे उनको पढ़ाना जरूरी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट को पढ़ाना जरूरी है। वहां पे 0 to 6 के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, गवर्नमेंट को ही पढ़ाना है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, अगर गवर्नमेंट पढ़ाए तो ठीक, नहीं पढ़ाए तो ठीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ोगे, अगर आपकी एज 6 साल है या 14 साल के बीच में है, तो गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं लेगी गवर्नमेंट स्कूल में, और साथ में वो मिड डे मील भी देगी, जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, मिड डे मील समझते हैं, दोपहर का खाना भी फ्री होगा। आजकल स्कूलों में अगर आपने देखा, न्यूज भी आती है कि स्कूल में बच्चों से खाना बनवा रहे हैं, ठीक है, या फिर झाड़ू लगवा रहे हैं, वो सब नहीं करवाना, आपको खाना खिलाना प्रॉपरली, खुद मेड वेट अपॉइंट करके, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, तो एजुकेशन की बात क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, कहाँ पे 21 के बाद आइए, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो अगेन ये भी क्रिमिनल के लिए है, अगर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट किया जा रहा हो या फिर उसको डिटेन किया जा रहा हो, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन को अंडरलाइन करना। अरेस्ट मतलब होता है हथकड़ी पहनाना या पकड़ लेना, और डिटेंशन मतलब होता है रोक लेना। दोनों की मीनिंग बता रहा हूँ, डिटेंशन वर्ड अगर एग्जाम में आता है, एंटोनिम सिनोनिम या कुछ भी आता है, तो डिटेंशन का मतलब होता है रोक देना, टू स्टॉप, ठीक है, डिटेन। अगर मैंने आप लोग को इस रूम में बंद करके मैं चला गया, तो मैंने आपको अरेस्ट नहीं किया है, मैंने आपको क्या किया, डिटेन किया, रोक दिया, ठीक है। और अरेस्ट क्या होगा, मैं आपको पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और कहीं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, पर्सनली मैं पकड़े हूँ आपको, और हाथ वाथ पकड़े हुआ, तो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है। अरेस्ट डिटेंशन में बस यही फर्क है, दोनों हाल में मैंने आपको रोका है, पर जहां मैंने आपको फिजिकली टच नहीं किया वहां डिटेंशन, जहां मैंने आपको टच कर दिया वहां पे अरेस्ट। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल को जो आप अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो, उनकी भी कुछ राइट्स होती है, कि भाई मुझे अरेस्ट किया है तो मुझे बताओ कि क्यों अरेस्ट किया, पूछेगा ना, ठीक है। जैसे उसको पता भी है नहीं भी पता है, दोनों हाल में, जैसे कोई चालान मेरा काट रहा है पुलिस वाला, अगर मेरा चालान काटा तो मैं पूछ सकता हूँ कितने का चालान काट रहे हो भाई, बता दो, ये तो हक है ना मेरा, चालान आप काटो लेकिन मुझे बता दो कितने का काट रहे हो और किस चीज का काट रहे हो। मान लो मैंने हेलमेट भी पहन रखा था, गाड़ी पे नंबर भी सही था, अकेला चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, भाई किस चीज का काट रहा है, पूछ लिया मैंने, तो मुझे बताएगा, बताने का हक है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों पकड़ा है, पकड़ा तो फिर मुझे वो जज के सामने ले जाएगा 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जज के सामने ले, ये मेरा हक है। अगर 24 घंटे के अंदर जज के सामने नहीं ले गया तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, वो मुझे अरेस्ट नहीं रख सकता है, समझ 24 घंटे से ऊपर टाइम हो गया तो, सही है। ऐसे ही अगर उसने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट में मैं जब जाऊंगा तो मैं जज से बोलूंगा कि जज साहब, इसने मुझे बताया नहीं, इसने मुझे क्यों अरेस्ट किया, तो मुझे आप छोड़ दो। क्यों भाई छोड़ दो तुम्हें, क्योंकि आर्टिकल 22 हमको बोलता है कि अगर मुझे नहीं बताया गया होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, तो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा हक है, ये हक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो छोड़ देगा। अगर आपको कानून नहीं पता तो आपका वकील होगा, उसको कानून पता होगा, वो बोलेगा साहब मेरे क्लाइंट को 22 आर्टिकल में हक मिला हुआ है कि उसको कोई अरेस्ट करेगा, तो बताएगा कि क्यों अरेस्ट किया। वही हर पुलिस का काम होता है बताना, अगर आपको बिना बताए ले जा रही है तो आप मना कर सकते हो कि मैं नहीं जाऊंगा उसी टाइम। मारपीट करने लगे तो करे, जबरदस्ती ले जाए तो ले जाए। अब तो वीडियो का जमाना बना लो और यही वीडियो जज के सामने प्रेजेंट कर दो कि देखो साहब बताया ही नहीं उन्होंने, जज छोड़ देगा आपको उसी वक्त, भले ही आपने 4 मर्डर कर रखे हो, जज को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बेल पे, ठीक है। अब अगेन हर चीज एक रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, तो क्या होगा बेटा, बेल होती है, एक चीज होती है जिसके जरिए आपको कोर्ट छोड़ देता है, जेल नहीं भेजता। बेल का फायदा क्या होता है, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, घर आप वापस आ जाओगे, फिर जब भी तारीख होगी ना डायरेक्ट आप कोर्ट में जाओगे तारीख करने के लिए, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ये सब में आप बच सकते हो। एक आम आदमी को तो पिट लो, वीडियो बना लो, क्यों मारा, बिना बात के मारा है तो उठाओ ना सवाल, अब वीडियो में भी बोलते रहो ना क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, भले ही आपने उसे उससे पहले गाली दी हो, गाली देने के बाद से वीडियो बनाना, ठीक है, क्यों मार रहे हो भाई, ठीक है ठीक है, अपना कोई सबूत मत छोड़ देना। नहीं वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है, लेकिन एविडेंस है आज की डेट में, एडमिसिबल है कोर्ट में।
आप बना लो, चाहे 2 सेकंड की 10 सेकंड की छुप के बना लो। भाई मोबाइल छीन ले तो और अच्छा, साहब देखो आगे मैं बना ही नहीं पाया, उसको खूब गाली दो, बना ही नहीं पाया, उसने मोबाइल तोड़ दिया मेरा, बना लो बाद में। भाई मोबाइल टूटने के बाद आपने उसे बहुत मारो भले, लेकिन आप क्या बोलो मेरा मोबाइल तोड़ा, देखो साहब ऐसे मारा हाथ वीडियो में, तो क्या आप डालो इसको, इसको सस्पेंड करो पहले तो, बहुत बड़ा पुलिस दारोगा बना घूमता है। खैर छोड़ो यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी इधर आओ वापस, क्योंकि बीए वाले बच्चे में बेचारे वो इधर उधर चले जाएंगे, क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, इधर आ जाओ। तो बेटा ये समझ गए, तो कुछ क्रिमिनल को भी हक मिले हैं, वो भी आवाज उठा सकते हैं भाई हमारे साथ ऐसा क्यों, ठीक है, ये वाली बात। अब आ जाओ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यानी किसी के साथ आप किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये कहाँ दे रखा है 23 और 24 में। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जबरदस्ती नहीं करना। एग्जाम में अगर आता है बेटा एक्सप्लॉयटेशन कहाँ दे रखा है, तो 23-24 में दे रखा है, ठीक है। अब आओ क्या है, 23 बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, अंडरलाइन कर लेना, एंड फोर्स लेबर। मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देखो ट्रैफिक इन ह्यूमन मतलब हो गया किसी भी आदमी को, लड़की को, लड़के को आपने उठाया और मार्केट में बेच दिया, जैसे सामान है कोई, तो आप क्या बोलोगे, क्या किया उसके साथ, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स किया। किसी को पकड़ा, उसके घर से बाहर से कहीं से भी उठा के आपने मार्केट में, ब्लैक मार्केट में कहीं पे बेच दिया, कारोबार के सिलसिले में, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और फोर्स लेबर क्या होगा, किसी से आपने जबरदस्ती काम कराया, लेबर, किसी से आपने काम करा लिया जबरदस्ती, फोर्स, ठीक है। फोर्स की कई तरीके होते हैं, कुछ पैसे दे करके, कुछ भी पैसे ना दे करके, किसी और का कर्जा है, उसके खानदान वाले को जबरदस्ती उठा के ले आओ, उससे उतरवा रहे हैं। होता नहीं है कि भाई तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, मैं तुम्हारी बाइक उठा के ले जा रहा हूँ, ठीक है, जब पैसे दे दोगे तो बाइक उठा के ले जाना, ये भी गलत होता है, ठीक है, क्यों, वो फोर्स लेबर में आ जाता है। आप किसी का सामान भी उठा के ले आओगे बगैर उसकी मर्जी के, तो वो फोर्स लेबर में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके की कोई भी चीज जो उसकी मर्जी की बिना कर रहे हो, जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे मैं ही काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ 30,000 रुपये और मुझे कंपनी दे रही है 20,000 रुपये महीना, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, फोर्स लेबर होगा। अगर कंसेंट नहीं है, मतलब ये कि मैंने तय 30 पे किया था और दे मुझे 20 रही है, तब अगर मैंने ही 20 पे तय किया था और कंपनी 20 ही दे रही है मुझे, तो मैं बाद में ये नहीं कह सकता यार मैं तो 30 डिजर्व करता था, तुमने मुझे 30 क्यों नहीं दिया, समझ रहे हो, तो वो फोर्स लेबर नहीं होगा, समझे बेटा। जहां पे भी आपको पैसा आपकी मेहनत से कम मिले, ठीक है, या फिर आपको मिले ही नहीं पैसा, तो वो क्या होगा, सब फोर्स लेबर होगा। और जहां पे आपको खरीदा बेचा जाए, इन इंसानों को, या इंसान का कोई जिस्म का हिस्सा बेचा जाए, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, और क्या क्या होता है, दिमाग, दिमाग नहीं बिकता इतना, किडनी, हाँ दिमाग नहीं बिकता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है मरने के बाद, ठीक है, ऐसा माना जाता है। या हम बोलें कि अभी साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं की, दिमाग भी काम करेगा, लेकिन अभी एक का दिमाग ट्रांसफर किया गया, एक में अभी यूएस में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, एक आदमी का ब्रेन खराब हो गया था, तो एक ब्रेन इंसान का डाल के ऑपरेट किया गया बहुत एडवांस तरीकों से, और वो काम कर गया, आदमी बच गया, जो दूसरा था वो मरा हुआ था पहले से, उसका दिमाग काम कर गया आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद उसका दिमाग चेंज किया गया, तो दिमाग चल गया। हाँ, और मेमोरीज भी आ गई, किसी और के दिमाग की मेमोरीज इनके दिमाग में आ गई, ठीक है, मतलब इनको जो इनकी जो जिंदगी का था, दिमाग तो क्या है, मेमोरीज होती है ना बेसिकली, मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप आप नहीं लगाओ तो क्या होता है, नई चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, फिर मोबाइल में भी देखते हो आप, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, दिमाग डाला तो इसको उसकी भी मेमोरीज आ रही थी और अपनी भी आ रही थी, यानी उसकी मेमोरीज भी देख रहा था, देख रही थी, लड़की में लगाया था एक लड़के का, तो उसकी भी जिंदगी देख रही थी वो और अपनी भी। दिमाग है ना, फ्लक्चुएट मारता है, तो ऐसा सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं बताया अब तक कि अफवाह है कि सच है, पता नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है अब तक, है ना। तो ऐसे दिल तो ट्रांसप्लांट होते हैं 24 या 48 घंटे के अंदर, किसी के जिंदा दिल अगर आप लगा दो, जिसकी अभी डेथ हुई है, उसका आप दिल लगा सकते हो 48 घंटे के अंदर, है ना, तो वो दूसरा आदमी चल जाएगा। हाथ, अभी एक हाथ लगा एक लड़की में, अगर आपने देखा हो तो, अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा, अगर न्यूज आप इंस्टाग्राम पे सही चीजें स्क्रॉल करते हो तो आपको दिख गया होगा, अगर आप गाने और वो नाच वाच ही देखते रहते हो तो फिर आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता कुछ, लेकिन अगर कुछ साइंस वाइंस की चीजें देखते हो, उसमें क्या, एक हाथ एक लड़की को लगाया गया अभी रिसेंटली, ठीक है बेटा, महक जरूरत हो किसी को तो बता देना, है ना मजाक कर रहा हूँ, तो हाथ लगाया गया है, उस लड़की का हाथ कट गया था ट्रेन से आकर के, मुंबई में, इंडिया ही में ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुली, एक आदमी का हाथ लगा, जो आदमी का हाथ इतना बड़ा था, वो लड़की अलग और वो हाथ अलग दिख रहा था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 3 महीने बाद उसका हाथ जैसा था, उस आदमी का पूरा हेयरी हाथ, पता नहीं क्या था, वो पूरा रिमूव होकर के एक नॉर्मल उस लड़की के हाथ में, वो हाथ कन्वर्ट हो गया, हाथ ने उसके हाथ का पोजीशन ले ली जो एक्चुअल थी, 3 महीने से छिपकली नहीं ले लेती है पूंछ कटने के बाद, वैसा कुछ काम कर गया। तो पहले तो बड़ा खराब लग रहा था, 3 से 6 महीने लगे, तो ये एक नया खोज हुई कि हाथ भी शक्ल चेंज कर सकता है, उस दिन पता चला। हड्डी बढ़ ही रही, हड्डी नहीं चेंज हो सकती, लेकिन मसल जो है ना वो एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा अटपटा अभी भी दिखता है लेकिन एडजस्ट हो गया। सोचो हाथ आ गया वापस और हाथ चल रहा है, वरना अब तक आर्टिफिशियल हाथ लगाए जा रहे थे प्लास्टिक या मशीन, तो ये भी एक वो है, साइंस अचीव कर रही है।
तो क्या है, इस तरह का कोई भी चीज आप किसी से नहीं करवाओगे। अब आ जाओ 24 में क्या है। अच्छा इसमें ना बेटा ये भी आता है, फोर्स लेबर, एक चीज ऐड कर लो, इसमें आता है सिलेवरी। 23 में सिलेवरी का अगर एग्जाम में आता है, सिलेवरी कहाँ दिया हुआ, तो सिलेवरी मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूरी नहीं, सिलेवरी मतलब होता है, देखो बंधुआ मजदूरी तो होगा फोर्स लेबर, ठीक है। सिलेवरी क्या होता है बेटा, आपने किसी से काम करवाया, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, आपने उसको घर में अपने जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता है या जानवर, उसकी तरह रख रखा है, काम कराया जा रहे हो महीने में महीने भर, लेकिन पैसा आप उसको 1 रुपया नहीं दे रहे हो, वो होता है सिलेवरी, यानी पर्सनल एजेंट बना के रखा है आपने उसको। वो आप बोल लो सुबह है तो सुबह है, वो बोल रहा है, आप बोल लो रात है तो रात है, वो चीज भी वही बोल रहा है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, मजबूरी में, वो हो गया सिलेवरी, ठीक है। अब क्या हुआ, और एक वर्ड था दासी, लिख लो, दासी, देवदासी, सुना है, ठीक है, दासी लिख लो या देवदासी लिख लो, ये दोनों ही वर्ड है। वो भी कहाँ है, 23 में दे रखा था, अब रिमूव हो गया है, ठीक है, तो बस इतना लिख लो। देवदासी कहाँ था, देवदासी कौन होता है, वन अ गर्ल हु डिवोट हरसेल्फ इन द नेम ऑफ गॉड, जो गॉड के राह में अपने आप को समर्पित कर देती है, यानी गॉड को ही अपना हस्बैंड मान लेती है, वो देवदासी हो जाती है, ठीक है, गॉड को अपना भगवान मान ले, वो सॉरी हस्बैंड मान लेती है, ठीक है। तो और किसी से शादी नहीं करती है, शादी हो भी गई हो तो गॉड को मानती है अपना हस्बैंड, ठीक है, तो उसे देवदासी, पुराना कॉन्सेप्ट है, और ये अगेन हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है। अब ये चीज खत्म होगी, क्योंकि देवदासी का गलत यूज पंडित कर रहे थे। पंडित क्या है, वो पंडित बेटा तुम्हारे पे नहीं कह रहा मैं, जो प्राइस्ट होते हैं, ठीक है, वो उसका गलत यूज कर रहे थे। देवदासी को कह रहे थे कि हम भगवान के दूत हैं, तो आप हमें अपना हस्बैंड मानो, तो गलत चीजें होती थी, इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट ने उसे रिमूव कर दिया। देवदासी वर्डी, यानी एक तरीके से आप उनसे जबरदस्ती अपनी पर्सनल चीजें करवा रहे थे, जो कि आपको नहीं हक था कुछ भी, क्या अगर आप मेरे साथ हैप्पी रहोगे तो गॉड भी हैप्पी रहेगा, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिमूव कर दिया। तो ये 4 वर्ड इसमें यूज होते हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाओ 23 एंड 24, क्या है, चाइल्ड, अंडरलाइन कर लो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर्ड, तो बेटा, और फैक्ट्रीज भी अंडरलाइन कर लो। तो 24 बोलता है कि किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवाओगे, लेकिन कौन, किसी बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। तो 23 और 24 में फर्क है, 23 में हर किसी की बात हो रही है, छोटा बड़ा लड़की लड़का कोई भी, लेकिन 24 में बात हो रही है बच्चों की, बच्चों से आप जबरदस्ती काम नहीं करवाओगे। बच्चे कौन होते हैं बेटा, एज पर डेफिनेशन बच्चे वो होते हैं जो कम से कम 14 साल के, मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में 14 साल तक के लोगों को बच्चा माना जाता है। वैसे अगर आप देखो बड़ा कब होता है इंसान, 18 साल पे, क्यों 18 साल पे वोट देता है ना, लेकिन बच्चे की एज क्या मानेगी, 14, तो बीच के 4 साल के लोग क्या होते हैं अभी तक किसी ने नहीं बताया, मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई। 15 16 17 साल के लोग क्या कहलाएंगे, ना बच्चे हैं ना वो बड़े हैं, तो क्या कहलाएंगे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, क्या कहलाएंगे मतलब। तो ये चीज अब मैंने भी काफी बार पूछ दिया कोर्ट में जज से, जज भी खामोश हो गए, बोले कि बेटा कोई कानून नहीं है, हम क्या बताएं तुम्हें। मैंने कहा तो कानून बनाइए ना सर, क्या हो रहा है, या तो बच्चों की एज 18 कर दीजिए, या तो फिर वोटिंग एज 14 कर दीजिए। अगर बच्चे, मतलब आप कह रहे हैं 14 तक बच्चे होते हैं, 15 से बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी एडल्ट, समझदार हो जाते हैं, तो 15 से अगर समझदार है तो फिर वोट क्यों नहीं दे रहे वो लोग। सीधा क्वेश्चन है ना मेरा कोर्ट से, मैंने पूछा कई बार सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, कहते तुम यही क्वेश्चन लेके आते हो, चलो इधर से इंग्लिश में बात करते हैं, गो बैक, गो फ्रॉम हेयर, ऑलवेज आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चंस इन द कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से हंसने लगते हैं बोल करके। खैर इररिलेवेंट नहीं बेटा, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, बस उनके पास जवाब नहीं है, ठीक है, रिलेवेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, जब किसी चीज का जवाब नहीं हो तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है। कुछ सोचो, 14 साल के बच्चे बच्चे और 18 साल के बड़े, तो 14 से 18 के बीच वाले क्या, का कोई डेफिनेशन कानून में नहीं दे रखी है, ठीक है। अब समझो, तो कोई भी बच्चा अगर फैक्ट्रीज किस जगह पे, हैजार्डियस, हैजार्डियस खतरे की जगह पे अगर काम कर रहा है, तो उसको काम करना अलाउड नहीं है, अगर वो 14 साल तक है, याद रखोगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई बच्चा किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री जैसे और कौन सी चीज होती है बेटे जहाँ जान का खतरा हो सकता है, बताओ एग्जाम्पल। माइन, माइंस जानते हो, यहाँ कोयले वोयले निकलते हैं या फिर लोहे लक्कड़ निकलते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, और क्या हो गया माइंस के अलावा, फैक्ट्रीज होगी, माइंस होगी, और इंडस्ट्रीज सुना है कभी, इंडस्ट्रीज भी तो होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या होती है, वही फैक्ट्रीज जो ग्रुप में हो बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। और क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स फॉर एग्जाम्पल, रेलवे के किनारे बच्चे कूड़ा जो बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स क्या है, वहाँ ट्रेन आती रहती है, जहाँ पे जान का खतरा बहुत ज्यादा हो, जान का खतरा तो यहाँ पर भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जल्दल आया गिर जाएगी बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल, तेज आ गया तो, लेकिन वो वाले जान के खतरे की बात नहीं, जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ हर टाइम खतरा है, फैक्ट्रीज में हर टाइम खतरा है, ठीक है। चूड़ी का स्टोर, बैंगल जहाँ बनती है, बैंगल फैक्ट्री, अगेन वो फैक्ट्रीज है, चूड़ियाँ जहाँ बनती है वहाँ बच्चे आपको काम करते दिखेंगे, चूड़ियों की फैक्ट्री में, देखो तो वो जो धुआं, उसमें क्या प्रॉब्लम, धुआं जो इनहेल करते हैं ना वो उनकी फेफड़े गला देता है, मर जाते हैं बहुत यंग एज में, 15 20 21 होते होते मर जाते हैं वो लोग, बचपन से लगे होते,
इस जगह पे अगर कोई काम करता दिखा तो उसको क्या होगा, सजा दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कानून बना दिया 24 में। ठीक है, अब ये बताओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, क्या ढाबों पे जो बच्चे वर्क करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ढाबों पे वर्क करते हैं, क्या वहां पे उनका वर्क करना मना है? क्योंकि ये बोल रहा है कि छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, तो क्या ढाबों पे अगर काम कर रहे हैं तो क्या ढाबे वाले को जेल कराई जा सकती है? अच्छा, घर में काम करने वाली मेड आती है, वो अपने साथ बच्चा या बच्ची लेकर आती है, उससे भी काम कराती है, क्या वो गलत है? बेटा फैक्ट्रीज में भी पैसे लेके काम कर रहा है, वहाँ फ्री में थोड़ी कर रहा है, वहाँ बंधुआ मजदूरी थोड़ी कर रहा है। अगेन बंधुआ मजदूरी वाला तो खत्म हो गया ऊपर, यहाँ पे कोई आप जबरदस्ती काम नहीं करवा रहे हो किसी से, यहाँ बच्चा काम कर रहा है। हम क्या पढ़े 24 में, बच्चा काम कर रहा है, बच्चा काम नहीं कर सकता कहाँ पे, फैक्ट्रीज में या फिर खतरे की जगह पे। दो वर्ड याद रखो हमेशा, ठीक है? फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज जैसी चीजों में भी काम नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया माइंस में काम नहीं कर सकता, है ना, इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकता, रेलवे ट्रैक्स पे काम नहीं कर सकता। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, ठीक है, काम वाली या काम वाले के साथ आ रहा है, वो भी साथ में काम में हाथ बटा रहा है, तो क्या वो चीज़ अलाउड है या नहीं अलाउड है? अभी देखो मेरे यहाँ एक बच्चा है जो अभी काम वाली अपने बेटे को लेकर आई है, और तुम लोग की एज का है, मतलब तुम लोग से कम ही है, ऑब्वियसली बात है, 12 या 13 का होगा, तुम लोग तो सर ज़्यादा हुए। तो 12-13 का है, तो यार मैं क्या, मुझे जेल हो जाएगी अगर तुम कंप्लेन कर दो अभी तो? हाँ? मैं भी उससे कह रहा हूँ जरा कुर्सी पे हाथ मार दे यार जरा सा, फॉर एग्जाम्पल, बोलता है यार गंदी हो रही है जरा साफ कर देना, तो जाके केस कर सकता है मुझ पे वो, कानून अगर उसको पता है तो? नहीं कर सकता। कशिश, कनिष्का, सॉरी कशिश कहाँ से, कनिष्का, कनिष्का किसी भगवान का नाम है? तो मैंने यार रामायण में सुना है काफी बार, कनिष्क सुना है, सॉरी कनिष्का नहीं सुना, कनिष्क सुना। महक कर सकता है मेरे यहाँ, मुझे जेल करवा सकता है वो? नहीं, क्यों? मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ इस वजह से, या मेरा नेचर अच्छा है इस वजह से, या मैं वकील हूँ इस वजह से? इस वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको नहीं पता मैं वकील हूँ, है? करवा सकता है, तो यहाँ पे उसको मेरे यहाँ जान का खतरा है? मैंने एक वर्ड क्या पकड़ा तुमसे, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें उसको जान का खतरा हो जाए, तो मैंने अगर उससे टेबल पूछवा लिया, तो क्या उसके जान पे खतरा आ गया कोई, टेबल पूछने से? क्या खतरा है? अनलेस वो उठा करके कोई नोकीली चीज खुद ही घुसा ले पेट में, वो एक अलग चीज है, पर मैंने तो कुछ नहीं करा ना बेटा, मैंने क्या कपड़ा दिया उसको, बोला जरा पूछ दे यार। ऐसे ही ढाबों पे कोई जान का खतरा नहीं है, तो काम आप करवा सकते हैं, ठीक है? वो देखो नॉर्मली अगर आप देखो तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा वो, तो चाइल्ड लेबर में क्राइम है, पर आपने जबरदस्ती काम नहीं करवाया। इसमें क्या देखा जाता है कि देखो, काम तो आप कहीं नहीं करवा सकते नॉर्मली बच्चों से, ठीक है? 0 से 12 साल के बच्चों से तो बिल्कुल आप काम नहीं करवा सकते, 12 से 14 साल के बच्चे ये सब काम कर सकते हैं ढाबों पे, ये सब क्यों? अब देखो ये 2 साल के बच्चों को क्यों कंसेशन दिया गया सर? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताया। क्यों? देखो हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, बाप नहीं हो, भाई नहीं हो, 4 बहनें हो, अकेला काम करने वाला छोटा बच्चा हो, उसको मजबूरी है तो वो काम करने जाएगा कमाने के लिए, अपनी माँ के लिए, बहनों के लिए, ठीक है? घर में तो बैठा नहीं रहेगा, पतंग उड़ाता रहेगा बैठ करके। तो ऐसे बच्चों को अलाउ किया गया है, इवन फैक्ट्रीज में भी, कि उनके घर में अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग काम कर सकते हैं। अगेन हर जगह एक्सेप्शन होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसका बाप भी खूब कमा रहा है, ठीक है, बेहतरीन अंबानी का बेटा है, वही मोटा वाला मान लो, ठीक है ना, एक मोटा सा, अगर वो है, अगर अंबानी जी सुन रहे हो तो ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे जा रही है, पब्लिक है, क्या मालूम अंबानी जी सुन ले, अंबानी वर्ड से सर्च हो जाएगा ना साइबर क्राइम में, ठीक है? कुछ वर्ड्स होते हैं ना इसमें, शायद पुलिस वाले ना सर्च कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे सर्च किया जाए, ठीक है? आई वॉन्ट टू बी फेमस, लेकिन गलत बात नहीं करके, आई हैव अ राइट टू स्पीच, तो मोटा वाला नहीं, मेरा मोटा भाई, बात को बदल देता हूँ मैं, ठीक है, मोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है? तो उसको अगर मैं बोलूँ, क्या बोल रहा था मैं, क्या एग्जाम्पल दे रहा था मैं, क्या करने को, ये क्या बोल रहा था मैं, कहाँ से जोड़ा था मैंने उसको अभी? काम कराना, मैं कैसे काम कराऊंगा यार, वो काम कराएगा ना मुझसे, ठीक है? मैं कैसे करा लूंगा? अंबानी हो यार। हाँ, जिसके पापा भी कमा रहे हो, अगर वो निकल जाए बाहर मार्केट में, ठीक है, और बोले कि मैं काम करूंगा खुद से, उसकी एज एज कम कर दो, 12 साल का कर दो उसको, ठीक है, वो निकल गया, लेकिन है अंबानी का बेटा, वो जा रहा है फैक्ट्रीज में काम करने, तो क्या केस कर सकते हैं अंबानी जी उस फैक्ट्री पे कि मेरे बेटे से काम कैसे करा है? वो बच्चा तो खुद गया है, क्या देखा जाएगा? पहली बात, अगर 14 साल से कम का नॉर्मली कोई भी बच्चा है तो जा ही नहीं सकता, चाहे वो अंबानी का बेटा क्यों नहीं, तो वो केस कर सकते हैं उस पर, तो उनको उनको अपने बेटे से पूछने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, फिर भी बेटा चीख चीख के कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कमाना चाहता हूँ, आई वांट टू अर्न, इंग्लिश में बोलता है, आई वांट टू अर्न बाई स्वीपिंग अ फैक्ट्री, झाड़ू लगा के फैक्ट्री में, ठीक है, आई वांट टू अर्न, ठीक है, तो आप अर्न करो पर 14 साल के बाद आना बेटा, अभी नहीं, 2 साल और सबर कर लो। तो ऐसे लोगों का कंडीशन क्या है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन खराब हो तो ही आप जा सकते हैं अर्न करने। फैमिली कंडीशन ठीक है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आपको नहीं करना है, तो वहां पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब आ जाइए 24 क्लियर हो गया। 25 से 28 क्या रिलीजन है, इसको बहुत शॉर्ट में बता के चलता हूँ। तो रिलीजन में 25 वाला क्या बोलता है कि भाई कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एक अगर मैं एक वर्ड में समअप करूं तो कंसाइंस कहां दे रखा है, कंसाइंस में क्या क्या होता है, मतलब जैसे कंसाइंस होता क्या, तो कंसाइंस में होता है प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ये कंसाइंस का पार्ट है। यानी कि आप जहां पे 3P याद रखना, यानी 25 में क्या है, 3P के बारे में बोला गया है, 3P। तो पहला P क्या है, प्रोफेशन, दूसरा P क्या है, प्रैक्टिस, और तीसरा P क्या है, रिलीजन, नहीं सॉरी, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, PPP, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। यानी मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता हूँ, यानी मैं अपने रिलीजन पे, जैसे मेरे रिलीजन में तिलक लगाया जाता है, मैं तिलक लगा सकता हूँ, मेरे रिलीजन में टोपी पहनी जाती है तो मैं टोपी पहन सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रोफेशन, जो दिखना है, एक पहचान, आप दूर से पहचान जाओगे मुस्लिम है हिंदू है, तो वो होता है आपका पहनावा, वो होता है प्रोफेशन, यानी अपने रिलीजन को प्रोफेस करना, लेके चलना, कैरी ऑन। मैं राम की फोटो लगा के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह लिख के चल रहा हूँ, पता चल रहा है ना आपको कि मैं कौन हूँ, ठीक है। एक नॉर्मली, अब मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं हिंदू की फोटो लगा के चलूँ तो आप क्या गेस करोगे, अगर आप मुझे नहीं जानते कि हिंदू है, अगर मैं हिंदू कोई भगवान की फोटो लगा के चल रहा हूँ, ये ना गेस करोगे जब तक आप, अनलेस मेरा आके नाम नहीं पूछो, ठीक है। यानी प्रोफेशन क्या होगा, जो आप दिखाओ रिलीजन में, ठीक है। प्रैक्टिस क्या होगा, जो आप करो, मंदिर जाके घंटी बजा रहा हूँ तो भाई जाहिर सी बात है मैं हिंदू हूँ, पूजा कर रहा हूँ तो, ठीक है। नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ, दिख रहा है ना, प्रैक्टिस करता हूँ, वो मुझे आजादी है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोपोगेशन क्या हो गया, इस चीज को मैं और जगह पे जाकर के बता भी सकता हूँ, प्रोपोगेट भी कर सकता हूँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ। भड़काना मतलब कि भाई तुम्हारे रिलीजन में तो कुछ है नहीं, तुम मेरे में आ जाओ, इस तरह की कोई बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वो गलत है, ठीक है, वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है बेटा। ये 25 में दे रखा है। अब आ जाओ मैनेज, अगर मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रोपेगेट कर सकता हूँ, तो मैं उसको मैनेज भी कर सकता हूँ। मैनेज मतलब मुझे ही हक है कि मैं अपने रिलीजन को आगे चला सकता हूँ। मैनेज में कैसे करूंगा, अगर हिंदू लोग हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, मंदिर बनवा करके, ट्रस्ट बनवा करके, ठीक है, भगवान जी को स्थापित कर करके, और उसके बाद क्या करके उनकी मूर्ति की पूजा कर करके, और कलेक्ट करके फंड, पैसा, जो लोग आते हैं दान पेटी में पैसा डालो, तो उससे मंदिर भी चलता रहे और आस्था भी बनी रहे, सब कुछ होता रहे, ठीक है। सेम गोज विद द मुस्लिम, मुस्लिम कैसे करेंगे, मस्जिद बनवा करके, मस्जिद में अपना जो भी रिलीजन उसे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अब आइए, तो ये 26 बोलता है मैनेज कर सकते हो, आपका हक है, नहीं मैनेजर आपका होगा, ठीक है, सीधी बात। अगर मैं बोलूं मैनेजर किसका होगा, मैनेजर कौन, इन उस रिलीजन का मैनेजर। अब मेरे केस में मेरा मैनेजर कौन है, मौलवी साहब है, आपके केस में कौन है, पंडित जी है, ठीक है, तो वो चीज होगी। अब आइए, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इन रिलीजियस जगहों पे टैक्सेस वर्ड अंडरलाइन कर लेना, टैक्सेस, टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, जीएसटी वीएसटी कुछ भी नहीं लेगी, यानी जो बिजली का बिल आएगा वो भी टैक्स फ्री आएगा बेटा, पानी का बिल आएगा वो भी टैक्स फ्री आएगा, कुछ भी चीज अगर मंदिर मस्जिद कहीं पर होती है, क्रिश्चियन के चर्च में होती है, तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगेगा। घरों का टैक्स आता है ना, इनका टैक्स नहीं आएगा रिलीजियस जगहों का। ये 27 में इतनी सी बात बोलता है, टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके आगे लिख लेना, बट फीस, बट फीस कैन बी चार्ज, बट फीस कैन बी चार्ज, फीस, FEES फीस, बट फीस कैन बी चार्ज, 27 के आगे लिख लेना, बट फीस कैन बी चार्ज, मतलब क्या हो गया, फी ली जा सकती है, टैक्स नहीं लिया सकते लेकिन फीस ली जा सकती है। फीस क्या होता है, भाई मंदिर की एक दीवार गिर गई, या मंदिर मस्जिद की एक दीवार गिर गई, हमें बनवाना है, तो हमने क्या किया, मोहल्ले वालों से बोला, जिस मोहल्ले में मंदिर मस्जिद है, भाई कुछ पैसे जमा कर दो, इससे दीवार खड़ी हो जाए, कुछ कुछ जो भी आपके हाथ में पैसे, वो फीस होती है, वो आप ले सकते हो, पर टैक्स नहीं मांग सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ 28 क्या बोलता है कि भाई कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन समझ रहे हो, जहाँ जो रिलीजन वालों ने बनाया, जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह जहाँ पे मंदिर है, और वो मंदिर मतलब हिंदू लोगों ने वो जगह बनाई है, और वो पढ़ाने के लिए बनाई है, ठीक है, तो मान लो पढ़ाने के लिए बनाई है। और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है, आपको किसी भी, ये यहाँ पे ऐसा करो, लास्ट वाला अंडरलाइन करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या है, जिसका मकसद क्या है, सिर्फ पढ़ाना,
मेरी बात को फिर से सुनना, पुरानी वाली बात को उड़ाओ। अगर कोई कॉलेज या स्कूल बनाएगा जिसका मकसद क्या है, पढ़ाना बच्चों को, ठीक है, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर धर्म धर्म वाले नहीं बनाया हो अगर, लेकिन अगर उसने रजिस्टर कहाँ करा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कहाँ पे करा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की किताब में जाकर अपना नाम रजिस्टर कराया है, तो वो किसी भी रिलीजन का अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कर सकता है। जैसे मान लो हिंदू स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, वो अपना रिलीजन वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है, यानी पूजा वूजा मंदिर लगाना चाहे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर लगा सकता है, पहली बात। लेकिन अगर कोई भाई स्कूल पढ़ाई के लिए ना, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, क्रिश्चियन भी पढ़ रहे होंगे, अगर वो लोग पूजा नहीं करना चाहें तो क्या मतलब, वो लोग पूजा नहीं करते, ऑब्वियस बात है, दूसरे धर्म वाले दूसरे का तो फॉलो नहीं करेंगे। भाई आपको आपका हक है ना फॉलो करने का, मेरा तो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते ना। ऊपर हमने पढ़ लिया कहाँ पे 25 में। तो अगर कोई ऐसा स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे सुबह में प्रेयर के बाद क्या होती है, हमेशा प्रेयर एक नॉर्मल होती है, ठीक है, प्रेयर के बाद क्या होती है, पूजा होती है फॉर एग्जाम्पल, तो पूजे में हिंदू लड़के भी खड़े हैं, मुस्लिम लड़के भी खड़े हैं, और क्रिश्चियन भी खड़े हैं, और सिख भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। अगर वो लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे तो आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि पार्टिसिपेट करो। ये कह रहा है 28, क्योंकि वो इनका हक है, वो मना कर सकते, क्यों, क्योंकि वो उस रिलीजन के नहीं है। सेम गोज विद एमयू। एमयू में अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर देखो, ऐसे तो लोग घूमने चले जाते हैं, फोटो वोटो खिंचा के आ जाते हैं आजकल, हिंदू हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मुसलमान बोले कि साथ में नमाज पढ़ो, फोटो तो तुम खींच ही रहे हो, फोटो आते हो बनाते हो, वीडियो बनाते हो, तो नमाज भी पढ़ लो यार, क्या जा रहा है, ठीक है। अगर वो पढ़ लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं अगर एमयू में पढ़ना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप एमयू है, आप उसमें मंदिर भी बना सकते हो, मस्जिद भी बना सकते हो, कुछ भी, जिसने जो एमयू चला रहा है, जो फंडिंग कर रहा है एमयू में, वो उसका डिसीजन है कि वो उसके अंदर क्या रखेगा। अगर वो मंदिर बनाना चाहे तो बना सकता है, मस्जिद बनाना चाहे तो बना सकता है। मस्जिद बनी हुई है, जैसे मंदिर नहीं बना हुआ, मंदिर बाहर बना हुआ है, अगर आप देखो शमशाद पर मंदिर बना हुआ है, जो कि कई सालों से बनता, भी खुलवा दिया गया 2-3 साल पहले, बिल्कुल शमशाद चौराहे पे मंदिर है, जो कि यूनिवर्सिटी का ही मंदिर है, यूनिवर्सिटी का ही लोगों ने वो मंदिर, शमशाद भी यूनिवर्सिटी की ही जमीन है, अगर आपको पता हो, ठीक है, शमशाद भी पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी की जमीन है, यूनिवर्सिटी बनी हुई नहीं है, उस पर दुकानें बनी हुई है, लेकिन है यूनिवर्सिटी की जमीन, लीज पर है, लीज पर है, ठीक है। लीज क्या होता है, कुछ सालों के लिए दे दी गई है, किसको, लोगों को, कि आप यूज कर लो, हमें जब जरूरत होगी तो हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो उस पर क्या मंदिर बना हुआ है, तो क्या मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, हो रही है ना, हो रही है, रोज जा रहे हैं लोग। अच्छा मैं बता दूं, मानव भाई है, मेरे ही सीनियर है लॉ फैकल्टी के, उन्होंने वो मंदिर खुलवाया, मानव भाई नाम, मानव राजपूत, ठीक है, उन्होंने मंदिर खुलवाया, लॉ फैकल्टी में पीएचडी किया, मेरे सीनियर है, 5 साल सीनियर है मेरा, ठीक है। मंदिर उनके ग्रुप में खुलवाया जाकर, तो बंद पड़ा हुआ था, धूल धक्कड़ पड़ी हुई थी, ताला लगा हुआ था, बंद था, कई सालों से नहीं चल रहा था, लगभग 30 साल से बंद था, खुलवा दिया। वहाँ पूजा रोज उनकी जिम्मेदारी है, वो पूजा रोज करवाते हैं, वहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, छोटा सा मंदिर है, तो पूजा रोज जाकर खुद करते हैं, खुद करते हैं या किसी को भेज के करवाते हैं, रोज खुलवाते हैं, और 6 से 8 घंटा वो मंदिर खुला रहता है रोज। तो काफी लोग अब आने लगे हैं और आकर के वहाँ पूजा करके जाते हैं, आम लोग भी रोड से गुजरते हैं तो पूजा करके जाते हैं। किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अंदर से तो नहीं देखा मैंने, बाहर से हनुमान जी की मूर्ति वूर्ति नजर आई है मुझे। तो ये सीन है। तो क्या कह रहे हैं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी का मंदिर मस्जिद कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन किसी से जबरदस्ती उसमें पढ़वा नहीं सकते कि भैया आकर के हमारा फॉलो करो। वो बंदे के पास हक है कि वो मना कर सकता है आपको कि साहब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। जैसे प्रेयर भी हो रही है स्कूल कॉलेज में, तो क्या है, प्रेयर से हट सकता है साइड में, या प्रेयर में ऐसे खामोश खड़ा हो जाए, सिर्फ सुन रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उसका हक है। आप ये नहीं कर सकते तुम ऐसे क्यों खड़े हो, हैं, पूजा हो रही तो पूजा करो साथ में, नहीं करना, नहीं टीचर कर, भाई टीचर के खिलाफ केस हो जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ बेटा, क्लियर बात। तो ये हर किसी के लिए ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ हिंदू के लिए हो रहा है, ये मुस्लिम के लिए भी तो है ना। मुस्लिम जगहों पे आप हिंदू से जबरदस्ती नहीं करवा सकते कुछ भी करने। तो अगर ये कानून बना है तो सबको फायदा दे रहा है ना। अब कोई हिंदू का अगर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको ये डर नहीं रहेगा कि यार मुझे वहां पे नमाज पढ़वाएंगे, वो डर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बता दिया कि आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो आप क्या अपना रिलीजन वहां अपनी ऑफिस के अंदर बैठ के, अगर मान लो मंदिर नहीं है तो अपने रूम में आप अपना मूर्ति बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, मूर्ति ला करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने जो भी रिलीजन अपने कमरे में तो कर सकते हो ना। आप ये कोई ये नहीं कहेगा तुम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेम गोज विद मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है किसी हिंदू जगह पे, तो कोई हिंदू ये नहीं बोल सकता तुम यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे हो, जो कि आपने न्यूज में देखा होगा कि होता है। अगेन उन लोग को कानून पता नहीं है, जिन लोग ये दंगे करते हैं, लड़ाई करते हैं, उन लोग को कानून पता नहीं है। अगर सही से एक्शन लिया जाए तो भाई पुलिस का काम बनता है कि ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि ये हक दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो चाहे कहीं पर भी हो आप, ये याद रखना। अगर हिंदू कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर, मतलब सब के सब, पारसी भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई अपना। क्लियर हो गया, ये 25 से 28 में।
एमयू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पहली बात माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटी हिंदू नहीं होते हैं, इतना याद रखिएगा। एमयू ने एमयू ने अपना रजिस्ट्रेशन हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं कराया, एमयू ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे। माइनॉरिटी माइनॉरिटी देखो, इंडिया में जो डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। मेजॉरिटी डेफिनेशन क्या होती है और माइनॉरिटी क्या होती है, सुन लीजिएगा। मेजॉरिटी बोला जाता है हिंदूज को। इंडिया में जो हिंदूज हैं आर मेजॉरिटी, यानी ज्यादा कौन है, हिंदूज है। लगभग 80% इंडिया के अंदर हिंदूज है, 80%। एक्चुअल में बताऊं तो 79.9% है, जो अभी जनगणना हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। और बचे हुए कौन है, उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, मतलब सॉरी हिंदू नहीं, बाकी सब है। तो मेजॉरिटी आर हिंदूज एंड माइनॉरिटी आर अदर रिलीजन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एमयू क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी हिंदू को छोड़ के सब कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या रिजर्वेशन मांग सकता है, हिंदूज को छोड़। एससी कौन है, एससी क्या हिंदू की कास्ट है? हिंदू की अगर कास्ट है तो नहीं ले सकते ना, मैंने क्या बोला, हिंदू का कोई भी नहीं ले सकता रिजर्वेशन यहाँ, कोई भी भाई। लेकिन पंजाबी लोग ले सकते हैं यहाँ पे, पंजाबीज और नॉट हिंदूज, पंजाबीज और हिंदूज, बताओ, नहीं जानते? पंजाब सरदार सरदार लोग जो होते हैं, क्या वो हिंदू होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, ये आपके रिलीजन से रिलेटेड है, पता है आपको, नहीं पता है? लगता है। देखो वो रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, अगर आप देखो तो वो अल्लाह की भी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप देखो तो वो राम जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप देखो हनुमान जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या वो पूछते सबको हैं? वो गुरुद्वारा में जाते हैं, अगर आपने गौर किया, उनके गुरु होते हैं, गुरु होते हैं उनके, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद नाथ, उनके कई सारे सिख गुरुज गुजरे, सिख गुरुज, वो उनकी पूजा करते हैं, उनका गोल्डन टेम्पल पंजाब में। दे आर नॉट हिंदूज, दे आर इन माइनॉरिटी, वो 0.01% है इंडिया में, उनका अलग है पूरा। वो हिंदू में काउंट ही नहीं होते, 0.01। कनाडा में तो जॉब करने जाते हैं यार, 0.01% उनकी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, समझ रहे हो? तो दे आर नॉट हिंदूज, वो माइनॉरिटी में आ गए, तो वो यहाँ पे हक मांग सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, हक क्या रिजर्वेशन मांगेंगे ना, हक मतलब क्या, एडमिशन दे दो ऐसा थोड़ी हो, रिजर्वेशन मांगेंगे ना, रिजर्वेशन मांग सकते हैं। मैं आपको एज पर डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरी बातें नहीं है, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कानून में लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा ना, मैं थोड़ी दुनिया चला रहा हूँ, मैं कौन, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ चीजें आपको जो लिखी हुई है, वो भी समझा रहा हूँ। हिंदूज इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं मांग सकते, क्यों? क्योंकि वो, अगर हिंदू को अपना रिजर्वेशन मांगना है तो उनको माइनॉरिटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को। हिंदू खुद जाएंगे, बोलेंगे हम माइनॉरिटी में रजिस्टर कराएं, माइनॉरिटी के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है माइनॉरिटी के लिए? भाई आपकी परसेंटेज कम होनी चाहिए इंडिया में, परसेंटेज आप कैसे कम करोगे? तो आपको 40-50% लोगों को मारना पड़ेगा हिंदुओं में से, मारोगे नहीं ना, मारोगे तो कभी आप माइनॉरिटी में आ ही नहीं सकते हो ना। हिंदूज आर नॉट, हिंदू के अंदर कुछ माइनॉरिटीज होती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस है। अब आपका सवाल आता है कि सर क्या SC ST वाले इसमें आएंगे? SC ST वाले आएंगे इसके अंदर, एक्सेप्शनल केसेस। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल है ना, एजुकेशनल में SC ST वाले एजुकेशन के बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के हिसाब से क्लेम नहीं कर सकते। ऑन एजुकेशन के बेसिस पे वो क्लेम कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन में हक है पूरा, और एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिली हुई है, उस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं, एजुकेशन के बेसिस पे SC ST वाले यहाँ पे रिजर्वेशन मांगते हैं, वो मांग सकते हैं। अगेन जो SC ST नहीं, जैसे ये पंडित है, हरिजन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो लोग रिजर्वेशन नहीं मांगते क्योंकि वो SC ST नहीं है। ये लोग रिजर्वेशन नहीं मांगे, ये जनरल में। अब फॉर्म किसमें भरा आपने? जनरल। अच्छा जनरल में फिर मुस्लिम ने भी भरा है, भरा है, तो जनरल में मुस्लिम भी है, मुस्लिम का कौन सा कोटा है यहाँ पे? मुस्लिम का तुम्हारा कौन सा बेटा, OBC है, जनरल है फॉर्म? OBC तुम्हारा, चलो कोटा है तुम्हारा, OBC है, चलो तुम्हारा भी कोटा है। अगर मैं काफी बच्चे जानता हूँ जो जनरल में भरते हैं, मुस्लिम भी, उनका कोई वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं, जैसे ये कम क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये सर हम तो मुस्लिम हैं, हमें क्यों नहीं कोटा मिला हुआ है? तो भाई आप जनरल कैटेगरी में हो ना, मुस्लिम में भी कैटेगरी वालों को यहाँ पे हक मिला है। यूनिवर्सिटी चाहे तो मुस्लिम को यहाँ पे रिजर्वेशन दे सकती है, यह भी कानून पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ दे सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने दे नहीं रखा है, अगेन यूनिवर्सिटी कैन डिसाइड। यूनिवर्सिटी ने किसको बोल रखा है, जितने भी रिजर्वेशन वाले सब आ जाओ, सबको हम कोटा देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, रिजर्वेशन। तो इसमें क्या बात बराबर हक की कर दी यूनिवर्सिटी ने, सब रिजर्वेशन ले लो, हम अपने से कोई रिजर्वेशन नहीं क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास पावर है अपना रिजर्वेशन क्रिएट करने की। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, हिंदू के लिए वो क्रिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हिंदू मेजोरिटी, हिंदू में रिजर्वेशन वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि रिजर्वेशन जिनके पास है उनको रिजर्वेशन आपको देना ही देना है, तो उनको वो मना नहीं कर सकते। जाहिर सी रिजर्वेशन अगर कहीं पर भी इंडिया में उनको मिला है तो भाई पूरे इंडिया में उनको मिली है ना,
तो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप उनको अलग थोड़ी कर सकते। अगेन मैंने बताया जहाँ पे कंडीशन कहाँ है, अगर मुस्लिम सॉरी मेल और फीमेल का मसला है, फीमेल कॉलेज में मेल नहीं जा सकता और मेल कॉलेज में फीमेल एडमिशन नहीं ले सकती, जहाँ से मेल मेल पढ़ते हैं। यही डिफरेंस है ना। अब्दुल्ला में अगर मैं चाहूँ अप्लाई करना तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेल हूँ और वहाँ लड़कियों का एडमिशन होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, बाकी रिलीजन के बेसिस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिजर्वेशन के बेसिस पे एक्सेप्शन, वही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाओ कल्चर एजुकेशनल राइट। ये कौन सी थी बेटा, ये थी रिलीजियस राइट। अगर मैं बोलूं ये वाली कौन सी थी, रिलीजियस राइट थी, और ये कौन सी, कल्चरल एंड एजुकेशन। यानी 3 तरीके के राइट्स हैं इंडिया के अंदर मेनली। ठीक है, बल्कि 4 तरीके। एक तो फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट के अंदर ही 3 तरीके की राइट है। पहली कौन सी बेटा, रिलीजन राइट जो हमने पढ़ा अभी। दूसरी कौन सी, कल्चरल राइट, यानी कल्चर के हिसाब से लोगों को बांटना। कल्चर आप जानते हैं, व्हाट इज कल्चर? ये तो महक बताएंगे। महक, कल्चर क्या होता है बेटा? रिलीजन तो आप सब जानते हो, कल्चर क्या होता है? क्या कल्चर रिलीजन एक चीज है, अलग अलग है? लेट हर ट्राई ना। हाँ, क्या अलग है बताओ, कल्चर में क्या होता है? अगर मैं बोलूँ महक तुम्हारा कल्चर क्या है, तो क्या बोलोगी? मेरा कल्चर इस्लाम है, नहीं ना, वो तो रिलीजन हो जाएगा ना। कल्चर क्या है आपका? कनिष्का तुम्हारे पास आ रहा हूँ उसके बाद में, तुम कल्चर बताना अपना, देन अब्दुल के पास आऊंगा। अब्दुल यहाँ पे जो बैठे हैं ये काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट इस वजह से क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टीचरों से पढ़ करके आए हैं। मैं इनकी बेसिक नॉलेज चेक कर रहा हूँ कुछ के, देखता हूँ बड़े बड़े टीचरों ने बेसिक चीज़ें इनको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। एडवांस तो सब पढ़ा देते हैं, ज़रा बेसिक भी ज़रा देखा जाएगा, जिसकी नींव कमज़ोर तो सब कुछ कमज़ोर। तो मैं ना बड़ी बेसिक चीज़ें पहले बताता हूँ, कल्चर क्या होता है। अभी रुक जाओ, लाइन से आऊँगा, अगर पता भी है तो। कल्चर बेटा सुनती हो रोज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हो, कल्चर ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें सुनते हो। मैं पूछ रहा हूँ कल्चर क्या होता है। सुनते हो कि कल्चरल नाइट हो रही है, गाने वाने बज रहे हैं, कल्चरल नाइट, कल्चरल इवेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी में, या कल्चरल इवेंट कहीं दुबई में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। कल्चरल इवेंट होता क्या है? इतना मुश्किल सवाल है ये तो, कोर्स का भी नहीं है बेटा, तो अलग से पूछ रहा हूँ। चलो कनिष्का पे आते हैं। ठीक है, क्या होता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई अपना अपना रिलीजन भी होता है, हिंदूज का अलग, मुस्लिम का अलग, तो भाई कल्चर और रिलीजन में फर्क क्या है, मुझे ये बता दो। हाँ, एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, वही तो करना है बेटा, एक्सप्लेन ही तो करना है। वकील बनना है फ्यूचर में आपको, जज बनना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स। है अभी तो शुरुआत है, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कैसे होगा? देखो मेरे सामने भी एक्सप्लेन थोड़ी हो रखा है, मैं भी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको। एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तब आप एमसीक्यू कर लोगे एग्जाम में, एंट्रेंस में। बिल्कुल ठीक है। अब देखो इन्होंने एक चीज बोली, कल्चर में लैंग्वेज आती है, अपने अपने कल्चर में लैंग्वेज आती है। भाई हिंदू तो काफी है, लेकिन हिंदू अलग अलग अगर जगह पर है, यानी रीजन में अगर मैं बांट दूं, भाई साउथ वाले जो अगर हिंदू हैं, हिंदू तो वो भी हैं, पंडित उसमें भी होंगे, हरिजन उसमें भी होंगे, बहुजन उसमें भी होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उनकी लैंग्वेज अलग होगी। कल्चर क्या है, लैंग्वेज से आप, साथ में कल्चर आप, दूसरा एग्जाम्पल दो, कल्चर और कैसे पहचानेंगे, अब तुम बताओ। हैं, बिल्कुल ठीक है, ड्रेसिंग सेंस से, ड्रेसिंग सेंस से। चलो इनके टीचर अच्छे हैं इसका मतलब, अभी और देखेंगे, हम टीचर को चेक करते रहेंगे आपको। है, है? ट्रेडिशन में बेटा, हाँ हाँ, हाँ ट्रेडिशन वो कल्चर के अंदर ही आता है ना। तो ट्रेडिशन में क्या है, कपड़े, मतलब बेसिकली क्या, कल्चर का पार्ट ही है ट्रेडिशन ना। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज और आपके कपड़े पहनावे भी अलग अलग होते हैं ना जगह वाइज, तो उनकी क्या राइट्स हैं, या उनमें अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी जो रिलीजन चलाएगा, अगर कल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो क्या है उसका मतलब, और अगर अगला वाला क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सिर्फ, तो उसका क्या मतलब है। सही है, तो रिलीजियस में क्या होता है, जो रिलीजन वाला वो चलाएगा अपने हिसाब से, लेकिन लोगों के पास आके को अपने रिलीजन को अपने हिसाब से उसमें फॉलो कर सकते हैं। कल्चर अगर है तो कल्चर में क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब क्या कह रहा है, माइनॉरिटी लोगों की, देखो मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज को आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट मतलब कैसे करोगे बेटा, लैंग्वेज अगर मान लो कि मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता हूँ जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं इंडिया में, तो मुझे क्या करना होगा, उसको संभाल के रखना होगा। संभाल के मैं कैसे रखूंगा, उसको कहीं पे लिख दूंगा, और लिख करके क्या करूंगा, उसकी किताब विताब बनवा करके रजिस्टर करवा के लाइब्रेरी में रखवा दूंगा, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में रखवा दूंगा। अब गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में कोई चीज पहुंच गई, मान लो मेरे कबीले या मेरे जानने वाले लोग मर ही गए सारे के सारे,
एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह जलजला है जहाँ हम सारे लोग जमा थे, पार्टी कर रहे थे, मार दिया हम सबको। ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर मार दिया सबको, या ऐसी भी काफी लैंग्वेज जो अब इंडिया में खत्म हो गई है, अब नहीं बोली जाती है, ठीक है। जैसे कुचिपुड़ी एकदम खत्म होने पर है अभी, फॉर एग्जाम्पल कुचिपुड़ी एक भाषा है साउथ की, खत्म होने पर है, क्योंकि बहुत कम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको मैं अगर कुचिपुड़ी में कुछ बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोलोगे सर, सर का दिमाग हिल गया है, पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है ना। मैं बोलोगी, बोलोगी ऐसे, तो मत बोलना बेटा, हाँ गलत बात है, सर को ऐसे नहीं बोला जाता है। सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे होंगे ना, ठीक है। हैं, यही तो दिमाग है। तो कुचिपुड़ी फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एक्सटेंट की कगार पे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, अगर मुझे उसे बचाना है तो मैं क्या करूंगा, लोगों को थोड़ी बचाता फिरूंगा जो लोग बोलते हैं, या मैं ढूंढने जाऊंगा, भैया तुम बोलते हो क्या, तुम बोलते हो क्या, नहीं ना। मैं क्या करूंगा, खुद से जिम्मेदारी लूंगा, और क्या करूंगा, या तो उसका कोई कॉलेज बनवा दूंगा जिसमें उस लैंग्वेज का पेपर होता हो, ठीक है, या तो मैं उसकी किताब बनवा दूंगा। तो इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ वो मैं क्या करूंगा। लेकिन किसके लिए, माइनॉरिटी, ऑब्वियस बात है, किन की लैंग्वेज खत्म हो रही होगी, मेजोरिटी, जो हिंदू मेजोरिटी में है उनकी लैंग्वेज, जैसे हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं बहुत ज्यादा लोग, ठीक है। संस्कृत आती है तुमको, पंडित हो, संस्कृत तो आनी चाहिए, पढ़नी आती है, कोई श्लोक सुनाओ, एक लाइन। कुछ कुछ समझ में आया मेरे को, ठीक है। धरती के बारे में आपने कुछ बोला, और आंखों से कंट्रोल करना, कुछ ऐसा बोल रही हैं आप। नैनन मतलब क्या है, आंखें हो गई। अच्छा, मीनिंग नहीं पता है क्या, मीनिंग बताओ, हाँ। मतलब ये कुछ भगवान से रिलेटेड है। किसको किसको, अच्छा सोल को, ना आग जला सकती है, ना मिटा सकती है, ना धरती से आप जा सकते हो। मतलब ये जो है हमारी जो रूह है, सोल जो है वो अमर है, कहने का मतलब ये इन द सेंस है ना, वो रहेगी भले ही हमारा जिस्म खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा है, अच्छी लाइन है, लिख के देना बेटा, मैं प्रैक्टिस में अपने यूट्यूब कुछ कुछ क्लासेस में बोला करूंगा। अच्छी लाइन है, अच्छा लगा सुनने में। तुम कुछ बताओ बेटा, जो अगर तुम्हारी लैंग्वेज ओढ़ रही हो, तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी है। अरे यार, बीइंग अ मुस्लिम तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, उर्दू। और व्हाट अबाउट अरेबिक एंड कुरानिक लैंग्वेज, पढ़ना आता है कुरान, जैसे उन्होंने पढ़ दिया अपना सब्जेक्ट, पढ़ना आता है, कोई एक लाइन बता दो कुरान की। अरे यार एक बताओ ना, इतना टाइम थोड़ी है कि मैं तुम्हें पूरा कलम पाक पढ़वा दूं, बस वो भी बता देगी खड़े खड़े। तुम बताओ एक लाइन कोई, उसने चार बता दी, तुम एक बताओ, बस हो गया, हो गया, हो गया मतलब, ये भी उसी में है ना, चलो। समझ में आया तुमको। अगेन इस तरह की कोई भी चीज तुमको इनका स्टार्टिंग में समझना, मुझे भी नहीं समझ में, लेकिन नैनन और कुछ चीजें, धरती और सब चीजें मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ चीजें संस्कृत, मतलब संस्कृत क्या है, वो मिक्स है हिंदी, अगर मैं बोलूँ तो। ऐसे ही अगर आप अरबी या कुछ चीज पढ़ो, उसमें आपको कुछ उर्दू के वर्ड्स भी दिख जाते हैं, कुछ पर्शियन के भी दिख जाते हैं, जिससे आप कुछ कुछ मतलब खुद भी गेस कर लेते हो, अगर आप मीनिंग नहीं देख रहे हो तो ऐसी लैंग्वेज जिनके कुछ कुछ वर्ड आप गेस कर ले रहे हो, वो यानी कि एक्सटेंट है। नहीं, आप पूरी पूरी नहीं आती, आपको थोड़ी बहुत आती है, तो वो एक्सटेंट लैंग्वेज है, और उसको प्रोटेक्ट करना आपका आके, वो हम कहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, 29। ठीक है, अब आ जाओ 30। 30 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अगेन देखो, दोनों माइनॉरिटी की बात कर रहा है, ये भी माइनॉरिटी और ये भी माइनॉरिटी की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, किसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, मेजोरिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मेजोरिटी वाले तो प्रोटेक्टेड है, क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया रहे, मेजोरिटी वाले पहले से बचे हुए हैं, प्रोटेक्टेड मतलब बचे हुए हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, उनके बोलने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। लेकिन किसको खतरा है, जिनके बोलने वाले कम है, यानी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है, अदर देन हिंदू, सिंपल वर्ड में याद रखना, हिंदू को छोड़ के जितने भी वो सब माइनॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, कौन बोल रहे थे। मैं यार न्यूज़ नहीं देखता, तभी मैं थोड़ा वो रहता हूँ, दिमाग मेरा ठीक रहता है। अगर मैं न्यूज़ देखना शुरू कर दूँ तो शायद मैं भी पागल हो जाऊँ, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है। एक बाबा ने नारियल उठा दिया बैठे बैठे, है ना, बाद में दिखा रहे हैं कि धागे से उठाया है। मतलब अब यार देखो, अब ये क्या है, ये खिलवाड़ किसके साथ है बेटा, ये हिंदू लोगों के उसके साथ खिलवाड़ है, उनके रिलीजन के साथ। आप उनका रिलीजन में काफी बाबा पावरफुल होते हैं, मान्यता है, काफी बाबा लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, चमत्कार, ठीक है, करते होंगे, कैसे भी करते होंगे, जादू से करते होंगे, आस्था से करते होंगे, करते हैं ना। आपको ढोंगी बाबा बैठा के आप उससे नारियल धागे से उठवा दो, ठीक है, तो ये किसका मजाक बनाया आपने, हिंदू रिलीजन का मजाक बनाया ना, किसी और का रिलीजन का मजाक थोड़ी बनाया आपने। अच्छा, ये न्यूज दुनिया भर में गई है, और बाद में वो धागा भी नजर आ रहा है दोनों तरफ से,
वो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नारियल उठ गया ऊपर, लोगों ने बिलीव भी किया, करते हैं ना लोग बिलीव, मुझे भी पहली बार में लगा, है ना। लेकिन जब उसकी 2-4 क्लिप और आई साइड से, किसी ने भाई स्टूडियो में किसी ने बना लिया होगा वीडियो, स्टूडियो वाले ने तो लीक किया नहीं, उनको तो दिखाना था भाई। स्टूडियो वाले एक अकलमंदी से ये कर रहे थे कि हाँ हिंदू रिलीजन को और अच्छे से दिखाना है कि हम लोग आस्था में बिलीव करते हैं, जो भी है बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बेवकूफ़ी क्या की, आपने ऑडियंस को मोबाइल अलाउ कर दिया वहाँ पे। ऑडियंस का मोबाइल हटा देना था ना, जो अक्सर होता है शोज में, मोबाइल रख लिए जाते हैं। किसी ने मोबाइल लिया होगा चुपके से, किसी ने बना दिया वीडियो, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे। अब क्या धागे नजर आ रहे हैं, मजाक किसका बन गया, उन पंडित जी का और किसका, हिंदू रिलीजन का। इससे किसकी थू थू हुई है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे किसका मजाक बना होगा, हिंदू रिलीजन का। तो आपने ऐसी हरकत ही क्यों की जिससे किसी, अच्छा हिंदू रिलीजन का तो मजाक बना, साथ में इंडिया का मजाक बना। क्योंकि हिंदू रिलीजन भली कोई इंडिया का रिलीजन नहीं, लेकिन पहचान किससे होती है, हिंदू रिलीजन से ही होती है इंडिया की पहचान। के हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, इंडिया में। अच्छा दुनिया में इतने हिंदूज नहीं जितने इंडिया में, ठीक है? दुनिया में इतने हिंदूज नहीं जितने इंडिया में, इंडिया के अलावा इतने हिंदूज कहीं और नहीं है, ठीक है। भाई अपने मजाक किसका बना दिया, तो कुछ सोच समझ के करना चाहिए ना भाई। मजाक अगर हिंदूज का भी बनना है तो भाई मुस्लिम को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि इंडिया पे बात आ रही है ना, इंडिया का भी तो मजाक बन गया साथ में, तो बुरा तो मुस्लिम को भी लग रहा है। पढ़े लिखे लोग, अगर जो लोग गंवार होते हैं उनको नहीं समझ में आएगी ये चीज, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी, सबको बुरा लगा है। जो उन्होंने टीवी पर चलाया, न्यूज चैनल के खिलाफ केस भी हो गया, एक वकील साहब ने, मुस्लिम वकील ने केस डाला है न्यूज चैनल के खिलाफ कि भैया क्या आप लोग इंडिया का मजाक उड़ा, उन्होंने ये बोला, ये नहीं बोला हिंदू का मजाक उड़ा, उन्होंने बोला इंडिया का मजाक उड़ा। तो गलत है ना, मजाक नहीं उड़ा सकते ना आप किसी भी धर्म का। अगेन मजाक उड़ाओगे धर्म का तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे केस होगा। किसी धर्म का मजाक भी नहीं आप उड़ा सकते ना, गलत है ना, समझ रहे हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो, सब बैठे देखो, दूसरे रिलीजन की बच्ची बैठी है यहाँ पे, मैं इतनी सी ये बात बोल रहा हूँ कि रिलीजन का मजाक अगर आप बना रहे हो तो समझ लो कि आप पूरी इंडिया का मजाक बना रहे हो, क्योंकि इंडिया सभी रिलीजन से पहचाना जाता है, किसी एक रिलीजन से नहीं पहचाना जाता। तो ये चीज करना ही मत कभी जिससे किसी और को प्रॉब्लम, आप सोचो कि उसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि उसका असर पूरी दुनिया में आप पे ही हो जाए। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए जो न्यूज चैनल वालों ने करा है, ठीक है। अब आ जाओ एजुकेशनल में क्या होता है बेटा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एजुकेशन। सिंपल सी बात है कि जितने भी एजुकेशन, अब यहाँ आता है एमयू, 30 में आता है एमयू के एग्जाम्पल, यानी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकता है, अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या करेगा वो, माइनॉरिटीज के हिसाब से राइट्स दी जाएंगे उसके अंदर, यानी माइनॉरिटीज को राइट दी जाएंगे, साफ लिखा हुआ, ठीक है। यानी जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज के वो दिए जाएंगे, लेकिन मेजोरिटीज को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया। अब एमयू यहाँ पर आता है, ठीक है। अब आ जाओ 31 हट गया है क्योंकि प्रॉपर्टी था, याद रखना। 32 आ गया उसके बाद, फंडामेंटल राइट्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट कट गया इसमें, तुम्हारी शीट में भी कटा हुआ है, पार्ट 3 लिख लो, पार्ट 3 लिख लो ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। आर्टिकल 32 में ये दे रखा है, पार्ट 3 लिख लेना, डंडे वाला 3, 1 2 3, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को आप, अच्छा यहाँ आगे लिख लो रिट्स, यहाँ पे लिख लो रिट्स, WRATS, रिट्स, रिट्स 32 में। तो बेटा एग्जाम में आपको सिर्फ इतना आएगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीजें नहीं आएंगी, समझा मैं आपकी सोच को सही करने के लिए कर रहा हूँ बस। अंदर क्या आएगा कि बेटा रिट्स कहाँ दिया हुआ एग्जाम में, आपके भी रिट्स कहाँ दिया हो, तो 32 में ऐसे पूछेगा कि कौन से पार्ट में रिट्स के बारे में बोला गया, तो पार्ट 3 में बोला गया। कौन से पार्ट में रिलीजन के बारे में बोला गया, तो वो भी पार्ट 3 में बोला गया। हम ये जो पढ़ रहे हैं पूरी शीट क्या है, ये पूरी शीट ही पार्ट 3 है, इसमें जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है, पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 मतलब चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब 32 क्या बताता है, रिट्स, रिट्स क्या होती है, रिट्स होती है, मैंने बताया था एक तरीके एप्लीकेशन, इसमें 5 तरह की रिट्स होती है। तो हाउ मेनी रिट्स आर देयर, 5 टाइप। एक ये सवाल आएगा कितनी रिट्स होती है, 5 रिट्स, इतना ही सवाल आएगा। रिट्स कहाँ दी हुई है, 32 में दी हुई है, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ बेटा, जाने तो दो, आने तो दो मेरे भाई, आने तो दो। मैं कोई चीज तुमको लग रहा है मैं छोड़ रहा हूँ, जब समझाने पे भी आ रहा हूँ तो थोड़ा सब्र तो कर लो, अभी लाइन से चल लेना। तो अब 5 रिट्स कौन सी होती है, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आता भी अक्सर, ठीक है। मैं 5 रिट्स कहाँ होती है वो मैं आपको आगे डिटेल में लिखवाया है मैंने, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जरा एक बार नजर मारिएगा अपनी शीट्स में, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया ना वही डिटेल में, तो मैं इसको सिर्फ पढ़ पढ़ के निकलूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ये खाली रीडिंग वाला पोर्शन रहेगा हमारा। हमको ये देखो एक रिट, एक दो, दूसरा नाम वेंडमस है, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टिलरी और पांचवा है क्यू वारंटो। तो ये मैं यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि रिट 5 तरीके की होती है, और 5 रिट का काम होता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट के बंदे ने अगर अपना काम सही से नहीं किया है 5 रिट में, तो उनसे
काम करवाना या उनको उनसे पूछना कि आपने काम गलत क्यों किया या इसको सही कैसे किया जा सके, ये काम होता है इन एप्लीकेशन का। ये एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही बड़ी कोर्ट में फाइल की जाती है। ठीक है, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में कर दो, चाहे तो हाई कोर्ट में। ठीक है, अब किस कौन सी वाली का क्या काम होता है, किस ऑफिसर के ऊपर लगती है, जज के ऊपर लगती है कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे जब हम इसमें अंदर आएंगे तब। अब आइए, मैम के आने तक जो भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स बहुत है अभी। अब देखिए, और आपका पेपर आने वाला है 9 को, तो इस वाले पोर्शन से बेटा बीए में आपके पेपर रहेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं शीट को कंप्लीट करना है। फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की डिटेल तो देखो अंडरलाइन करते चलना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। 12वां बताता है स्टेट के बारे में, अंडरलाइन कर लो। 12 बात करता है, अब हम फिर से वही पढ़ रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है। 12 बात करता है स्टेट के बारे में, स्टेट की डेफिनेशन दी हुई बेटा आगे, स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे स्टेट क्या होता है तो उसके स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, अंडरलाइन करना गवर्नमेंट, अंडरलाइन करते चलो। गवर्नमेंट के बाद अंडरलाइन करो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के अलावा कौन आती है, पार्लियामेंट आती है। आगे अंडरलाइन करो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करो लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज में कौन कौन है, अंडरलाइन करो म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, इन चारों को अंडरलाइन करो। लोकल यानी अगर कोई पूछता है लोकल की एग्जांपल क्या क्या, तो लोकल की एग्जांपल है म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। ठीक है, यानी ट्रस्ट, अगर आप चाहो इंप्रूवमेंट काट दो, सिर्फ ट्रस्ट पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद अंदर अंडरलाइन करो नॉन स्टेटोरी, नॉन स्टेटोरी अथॉरिटी और स्टेटोरी, पहले वाला वर्ड भी स्टेटोरी, लाइक एलआईसी, एलआईसी इसकी एग्जांपल है, ओएनजीसी और सेल, इनको अंडरलाइन करो। 12 पढ़ाऊंगा आज मैं, आगे पढ़ो, 13वां नहीं पढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी, अंडरलाइन करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहां से अंडरलाइन करना, प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी, प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो इसको अंडरलाइन मत करो, बस इतना ही लिखो, प्राइवेट बॉडी और एजेंसी, वर्किंग को अंडरलाइन करो, और यहां लिखो ऊपर फॉर, वर्किंग फॉर, और स्टेट को अंडरलाइन करो, प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग फॉर लिखो स्टेट। ठीक है, वर्किंग फॉर स्टेट, फॉल्स, बस हो गया, इतना ही अंडरलाइन करो, फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12, इसको अंडरलाइन मत करो। मैं इसको समझा दे रहा हूं, देखो कोई भी मतलब आर्टिकल 12 क्या बोलते हैं, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में, अगर एग्जाम में पूछता है स्टेट कहाँ दिया हो तो 12 में दिया हुआ। चैप्टर कौन सा, तो भाई चैप्टर हर बार में 3 हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें कौन कौन आता है, गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट अगर आया तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज भी आएंगे। पार्लियामेंट के 2 हाउस कौन से बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि राज्यसभा के क्या गवर्नमेंट का हिस्सा है कि नहीं, है स्टेट का हिस्सा है कि नहीं, तो हाँ बेटा राज्यसभा भी हिस्सा है, क्योंकि लिखा नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी 2 होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेचर भी 2 होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल एंड असेंबली। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्टेट है। यानी अगर स्टेट क्या क्या है, और कुछ लोकल चीजें भी स्टेट होती हैं। लोकल चीजें क्या, लोकल चीजों में होगी म्युनिसिपैलिटी, जो अलीगढ़ में भी म्युनिसिपैलिटी वाले, ठीक है, वो भी क्या है, स्टेट होंगे। यानी स्टेट क्या है, स्टेट मतलब क्या होगा, वन वर्ड में गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या क्या होती है वो हम बता रहे हैं आपको। गवर्नमेंट होती है स्टेट, गवर्नमेंट होती है आपकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट कौन जा रहा होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट में कौन होगा बेटा, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और कौन होगा बेटा, म्युनिसिपैलिटी भी क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, पंचायत भी क्या है, गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो ये बिजली वाले बोर्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कौन कौन है, बिजली बोर्ड, रेलवे बोर्ड, पानी वाला बोर्ड, ठीक है, जो जहां बिजली का बिल आप जमा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये जितने भी बोर्ड्स है ना, ये क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट चला रही होती है डायरेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ही बोलते हैं। यानी अगर बिजली वाले बिल घर में जाऊंगा तो वो क्या है, वहां के जो लोग है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट है। भले क्लर्क भी है ना वहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उस टाइम पे, अगर वो गवर्नमेंट के लिए क्लर्क का काम भी कर रहा है तो। ठीक है, अब आओ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मतलब सिंपल ट्रस्ट हो गया, ऐसी ट्रस्ट जो इंप्रूवमेंट का काम करे। ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट सुना है, एनजीओ हो गई, एनजीओ सुना है, जैसे गवर्नमेंट का जो काम, एनजीओ क्या होती है, बेसिकली वो होती है जो गवर्नमेंट की मदद करती है, गवर्नमेंट का काम करने में, स्कीम्स लगाने में। एनजीओ का काम ये होता है, जैसे एजुकेशन का काम फैलाना है गवर्नमेंट का, तो किसकी मदद लेगी, वो छोटे लेवल पे एनजीओ की। एनजीओ घर घर जाकर के, हर मोहल्ले की एनजीओ होती है, वो जाकर के किताबें बांटेगी, गद्दे बांटेगी, जो भी करेगी। तो एनजीओ और ऑल्सो कौन सी, गवर्नमेंट वाली, प्राइवेट वाली नहीं, गवर्नमेंट वाली एनजीओ आर स्टेट। ठीक है बेटा, और अब स्टेटोरी, कोई भी स्टेटोरी मतलब होता है, स्टेटोरी जिसके बारे में पार्लियामेंट में दिया हुआ है। स्टेटोरी मतलब क्या होता है,
जिसके बारे में पार्लियामेंट की किताब में लिखा हुआ। पार्लियामेंट की किताब अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, पार्लियामेंट की बुक अलग होती है, याद रखना। पार्लियामेंट कोई भी एक्ट जो कानून बनता है पार्लियामेंट में बनता है, तो उस एक्ट की कॉपी पार्लियामेंट में रखी जाती है। वो जितनी भी एक्ट्स हैं वो सब क्या है, पार्लियामेंट में स्टेटूरी कहलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर पार्लियामेंट में रखी हुई है तो क्या कहलाएगी, स्टेटूरी कहलाएगी, जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट के बाहर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी, ठीक है। तो स्टेटूरी जो चीज पार्लियामेंट में है, ठीक है, जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीज पार्लियामेंट, अभी मेरा कागज पार्लियामेंट के अंदर है और पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वक्त बिल आया कल, उस पर जो बात हुई है, तो वो सब क्या स्टेटूरी है। अब वो बिल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिख जाएगा, तो बिल पास हो गया ना, कोई भी बिल पास होता है तो कहाँ लिखता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जब आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा। लेकिन जब तक वो उस किताब में नहीं लिखा हुआ है तब तक क्या है, वो स्टेटूरी है, यानी पार्लियामेंट का हिस्सा है, याद रखो, ठीक है। बिल पास हो गया तो बन गया ना, पास होते ही हो गया। हाँ भाई, प्रेसिडेंट का साइन हो तब ना पास हो बेटा, बगैर प्रेसिडेंट के साइन के पास थोड़ी होता है। जब तक साइन नहीं हुआ है प्रेसिडेंट का तब तक एक्ट है, यानी स्टेटूरी है। जब वो साइन हो गया तो क्या है, वो बिल एक्ट बन गया। पहले बिल रहता है, जब साइन हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। एक्ट क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो, ठीक है। नॉन स्टेटूरी क्या हो गया, जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही पार्लियामेंट में, जो उनके भी बाहर है, यानी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जो ना कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है ना ही पार्लियामेंट से बनी है। वो कैसे बनी है, खुद बनी है। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में कुछ दे रखा है। तो क्या हो गया, LIC क्या है, वो भी स्टेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ONGC ये ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इंडिया की जो तेल वाली सप्लाई वाली कंपनी है जो गवर्नमेंट चलाती है, ये वो है ONGC, ठीक है। ये क्या है, ये भी स्टेट है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट चलाती है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चलाती है। और उसके सेल, ये भी एक कंपनी जिसको गवर्नमेंट चलाती है। इस तरह की कोई भी कंपनी, आगे के लिखा है, इस तरह की कोई भी प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी, प्राइवेट भी, अगर मेरी कोचिंग भी कल को गवर्नमेंट चलाने लगेगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरी कोचिंग क्या हो जाएगी, वो स्टेट हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट चलाने लगेगी तो, ठीक है। कोई भी प्राइवेट जगह को अगर AMU को कल गवर्नमेंट चलाने लगेगी तो AMU विल बिकम ए स्टेट, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो, स्टेट हो जाएगी। अभी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंटर, यानी कि सेंटर भी उसको फंडिंग करता है। सेंटर क्या है, सेंटर इज ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। साथ में प्राइवेट में इन्वेस्टर्स भी हैं, प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर पूरी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट से लगेगी तो ये क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी, समझ गए। आर्टिकल 12 हमको यही चीज बता। अब 2 सवाल पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आते हैं, क्या BCCI स्टेट है, ये आप लोग कल पढ़ के आना, लिख लो, वेदर BCCI इज अ स्टेट, BCCI इज अ स्टेट, ठीक है। दूसरा, वेदर जज और एडवोकेट इज स्टेट और नॉट, जज और एडवोकेट स्टेट है कि नहीं। ये कल आपका क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और आते हैं इसके अंदर, आप लोग पढ़ के आना, नहीं तो मैं बताऊंगा। जज या फिर एडवोकेट को भी स्टेट बोला जा सकता है क्या। अब जरा से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है 12 की, कि जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, जो भी, वो क्या है, स्टेट है। अब जरा देख लेना, क्या BCCI जानते हैं, क्रिकेट बोर्ड है जो क्रिकेट कराता है, क्या वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो वो स्टेट हो जाएगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, फंडिंग नहीं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसमें फंडिंग ऑटोमेटिक आ गई। गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, डेट मींस फंडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे डजंट मैटर। जी जी, जब तक वो स्टेट के लिए काम कर रहा है तब तक वो गवर्नमेंट है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी आयो कुछ में से, बेटा इतनी लेट क्यों आ रहे हो यहाँ, दिल्ली चले गए, कहाँ, खुर्जा, कुर्ला, कुर्ला, वहां से तो किसी से बाइक पकड़ के आया था, पास में तो है गाँव, अलीगढ़ में ही तो। चलो क्लास ओवर करते हैं, मैम बैठी हुई है, टाइम भी होने वाला है। हमारा मालूम है कितना नुकसान हुआ है आज, आज मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया।